नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा जानते हैं कि हमारा टारगेट प्रीलिम्स 2024 का सेशन चल रहा है, जिसमें हमने सामान्य अध्ययन के जो अलग अलग विषय हैं उनके संदर्भ में आपको एमसीक्यू दिए हैं, जिससे कि अलग अलग विषय के जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं या प्रमुख कह सकते हैं कि उनसे जुड़े हुए अलग अलग सूचनाएँ जो भी एक साल के अंदर आपकी महत्वपूर्ण रही हैं, उनको हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सत्र है उसके 3 भाग हमारे संचालित हो चुके हैं। आज हम चौथे भाग की यहाँ पर चर्चा करेंगे और कल हमारा 5वां और अंतिम भाग होगा। यानी 5 जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सेशन है उसमें हमने लगभग अर्थव्यवस्था के सभी भागों को कवर किया है। और जैसा आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये करंट अफेयर या समसामयिकी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से समसामयिकी से लिंक जो भी अलग अलग टॉपिक है उनको हम प्रमुख रूप से आज के चौथे और कल के 5वें सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखें, इसमें हमारे स्टैटिक जो अर्थव्यवस्था का भाग है वो साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आज के सत्र को शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यानी अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के संदर्भ में। देखिए, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है। और रिपोर्ट का प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं वित्तीय स्थिरता, मतलब ये ऐसी रिपोर्ट है जो पूरे वित्तीय क्षेत्र के बारे में एक तरह से अलग अलग पक्षों की बात करती है। और जब हम वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं तो मान के चलिए कि जैसे आरबीआई तो वित्तीय क्षेत्र में है ही है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे अगर हम सेबी की बात करें, क्योंकि वो एक तरह से पूंजी बाजार का क्षेत्र है, तो अलग अलग जो नियामक हैं जहाँ पर वित्तीय क्षेत्र से प्रभाव पड़ सकता है उनकी अलग अलग जो कह सकते हैं रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है। तो ध्यान रखें, इस तरह की जो रिपोर्ट है उसके जारी करने में आरबीआई की तरफ से अलग अलग जो रेगुलेटर है, जैसे हमने सेबी की बात करी या पीएफआरडीए की बात करें या इरेडा की बात करें, उनके अलग अलग जो कंक्लूजन होते हैं वो भी एक तरह से प्राप्त किए जाते हैं और उस आधार पर अंतिम रूप में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दोनों हम यहाँ पर कथन देखते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है जिसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों का योगदान होता है। अर्धवार्षिक यानी ये वर्ष में 2 बार आरबीआई की तरफ से प्रकाशित की जाती है और जितने भी अलग अलग रेगुलेटर हैं उन सभी की कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन, निष्कर्ष या रिपोर्टें होती हैं उनका अध्ययन करके अंतिम रूप में आरबीआई इसको जारी करता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, एफएसआर भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए मौजूदा और उभरते जोखिम पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अगर हम बात करें, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसकी जो उप समिति है उसकी तरफ से भी वित्तीय क्षेत्र के बारे में एक मूल्यांकन किया जाता है। वो रिपोर्ट साथ साथ अलग अलग रेगुलेटर की जो रिपोर्ट होती है उनका सम्मिलित रूप में मिश्रण करके आरबीआई इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों कथन सही हैं और जो पहला कथन है इसमें आप देखें सामूहिक मूल्यांकन, ये अलग अलग रेगुलेटर की रिपोर्ट को इंगित करता है। तो इस आधार पर आप देखें दूसरा कथन है वो पहले को एक तरह से बताता भी है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ पर पहला कथन, पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन एक सही की व्याख्या भी करता है। तो हमने नहीं वाले, यानी उत्तर क्या होगा? ए, यानी व्याख्या करता है। तो उत्तर हमारा हो जाता है ए। इस रिपोर्ट के बारे में आप ध्यान रखें, जैसा हमने बात किया, इसे आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है और इसको मंजूरी एक तरह से आप देखें एफएसडीसी यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी जो सब कमेटी है उसकी तरफ से प्रमुख रूप से एक मंजूरी करके दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग विनियामक है, रेगुलेटर हैं, उनकी रिपोर्ट आती है एफएसडीसी के पास। उस आधार पर रिपोर्ट का जो मूल्यांकन होता है वो आरबीआई करता है और अंतिम रूप में ये जो रिपोर्ट होती है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी किया जाता है। आप देखिए इसमें आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इरेडा सबकी एक तरह से यहाँ पर योगदान रहता है। तो बहुत सारे विनियामकों की जो रिपोर्ट है उनका सम्मिलित रूप में निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि एफएसआर की रिपोर्ट में रहता है। और ध्यान रखें कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि वित्तीय क्षेत्र में किस तरह के जोखिम है, जैसे मान लीजिए पूंजी बाजार में किस तरह के जोखिम है। जैसे आपने देखा कि चुनाव और एग्जिट पोल के आसपास शेयर बाजार में तेजी से एक तरह से गिरावट आई, फिर तेजी से वो ऊपर गया। तो इस तरह के जोखिम को लेकर या कोई भी ऐसी संभावना है जिससे कि वित्तीय क्षेत्र में कोई समस्या हो सकती है, वैसे जोखिमों पर प्रमुख रूप से इस रिपोर्ट में विचार किया जाता है। सकारात्मक पक्ष क्या है, क्या नकारात्मक पक्ष है, वो प्रमुख रूप से इसमें बताए जाते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हम एफएसआर यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो भी रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से या किसी नियामक की तरफ से जारी की जाती है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। आर्थिक जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इकोनॉमिक सेंसस की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो इकोनॉमिक सेंसस का प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि आप देखिए 2 तरह के अर्थव्यवस्था में आप प्रमुख रूप से भाग जोड़ सकते हैं, एक तो कृषि के साथ में और दूसरा हिस्सा आपका हो सकता है गैर कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के संदर्भ में आप देखें कि जो भी एक तरह से डाटा है वो काफ़ी हद तक बेहतर रूप में उपलब्ध है,
लेकिन गैर कृषि क्षेत्र में, चाहे विनिर्माण की बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें, अलग अलग जो भी उत्पादक स्थितियां हैं वो बेहतर आंकड़े एक तरह से नहीं हैं। कितने अलग अलग उत्पादन केंद्र जहां पर गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं। इसमें आप देखें दोनों तरह की हम बात कर रहे हैं, यानी संगठित वाला भी एक तरह से भाग है और साथ साथ आपका असंगठित। और असंगठित आप देखें तो हमारे यहाँ उद्योग का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता भी है। तो ये सारा आंकड़ा देखने के लिए कितने उद्योग काम कर रहे हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी उद्योग कितने हैं, ये आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए। और उसमें काम करने वालों की जो संख्या है वो हमें एक तरह से अनुमान लगाना है, कितने लोग अलग अलग उद्योगों में काम कर रहे हैं। साथ साथ हमें ये भी एक तरह से पता लगाने की आवश्यकता होती है कि वहाँ पर एक तरह से जो मालिकाना हक है, यानी जो एक तरह से ऑनरशिप है, वो किसके पास है, निजी क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र में है, या आपका भाग्य जिसे हम LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप फर्म में, अलग अलग कैसे रूप में संस्थाएं काम कर रही हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रही हैं, यानी गैर कृषि क्षेत्र में। ये सारा डिटेल प्राप्त करने के लिए एक तरह से आर्थिक जनगणना प्रमुख रूप से की जाती है। इसके संदर्भ में आप देखें प्रमुख रूप से माना जाता है कि जो सबसे पहली जो इसके बारे में जो बात की गई थी 1925 में, अगर आप देखें विश्वेश्वरैया कमेटी की तरफ से, और आगे चलकर इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से जो बात है वो 1934 में बॉले रॉबर्टसन जो रिपोर्ट है उसके द्वारा प्रमुख रूप से बात बोली गई। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, बॉले रॉबर्टसन 1934। तो इनके आधार पर या इनकी रिपोर्ट में भी आप देखें ब्रिटिश समय में कहा गया इस तरह की आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। और आप देखें भारत में इस तरह का जो पहला प्रयास है वो आगे चलकर 1977 में किया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें बॉले रॉबर्टसन रिपोर्ट को और विश्वेश्वरैया कमेटी की रिपोर्ट है वो आर्थिक जनगणना के लिए एक आधार के रूप में मानी जाती है। तो आर्थिक जनगणना के अगर हम अलग अलग सालों की बात करते हैं तो जैसे 1977 में गणना की गई है, उसके बाद 1980 में, 1990 में, 1998 में, फिर 2005 में और फिर 2013 में, और सातवीं है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो 2019 की है। तो आर्थिक जब हम जनगणना की एक तरह से बात करते हैं या इकोनॉमिक सेंसस की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए जैसे 2013 का जो आपका छठवीं आर्थिक जनगणना है उसमें अगर आप देखें तो ये छठवां जो आपका 2013 का है आंकड़ा इसका जारी किया गया था 2016 में। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा जो वर्ष लिखे हुए 77, 80, 90, 98, 2005, 2013 ये उस साल गणना करने की वर्ष है जब आंकड़े इकट्ठे किए गए और जारी किया गया कुछ समय के बाद, क्योंकि आंकड़ा इकट्ठा करने में समय लगता है। जैसे सातवीं आर्थिक जनगणना अगर आप देखें 2019 तो इसके आंकड़े इकट्ठे हो चुके हैं लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जारी करने में बहुत सारे जो राज्य हैं उनकी सहमति लेनी पड़ती है कि ये आंकड़ा आपके यहाँ का है, आप इसे स्वीकार करते हैं। तो उसके बारे में एक तरह से कुछ अभी समस्याएं चल रही हैं। जैसे आप देखें पश्चिम बंगाल, उन्होंने इस तरह की जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक सेंसस में बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया। वहाँ के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कुछ अन्य आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाए जाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो इस आधार पर अंतिम रूप में अभी ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। तो गणना हो चुकी है, कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन अंतिम रूप में ये जारी होने वाली है। तो इसके संदर्भ में कथनों को देखते हैं। पहला, सातवीं आर्थिक जनगणना 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSP यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा आयोजित की गई थी। तो इनकी तरफ से आप देखें प्रमुख रूप से इसको एक तरह से आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा, क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन, देखिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भारत सरकार की तरफ से गठित किया गया। देखिए विशेष प्रयोजन वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है, नाम ही देखिए छोड़ा हुआ स्पेशल पर्पस, विशेष वाहन, यानी विशेष कार्य के लिए इस संस्था को बनाया गया है। और ये अगर हम देखें तो कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये एक तरह की ई-गवर्नेंस सर्विसेज की एक तरह से सरकारी कंपनी है। तो ये संस्था बनाई इसीलिए गई थी, किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। इसके द्वारा प्रमुख रूप से आप देखें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है उसके लिए प्रमुख रूप से आर्थिक जनगणना करने के लिए इसने एक संस्था के रूप में काम किया। और आप देखें 2019 में जो गणना की गई है आर्थिक रूप में, उसमें आप देखें कि डिजिटल रूप में स्थितियों को सबसे ज़्यादा पहली बार बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया। तो डिजिटल तकनीक के आधार पर आप देखें इसमें पूरी जो गणना है उसको एक तरह से किया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन आपका सही है। तो ध्यान रखें ये जो कॉमन सर्विस सेंटर, ये जो आपकी संस्था है जो काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, ये विशेष रूप से सारी जो इकोनॉमिक सेंसस है उसके लिए उत्तरदायी। अगर हम बात करें सातवीं जो 2019 में कंडक्ट की गई, जिसे अंतिम रूप में अभी जारी नहीं किया गया है। तो दोनों कथन सही हैं। तो उत्तर हमारा सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलिए तीसरे यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स
कमीशन। ठीक है, जब भी किसी भी संस्था में भारत को किसी तरह की नियुक्ति मिलती है, भारत चुना जाता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी के संदर्भ में अलग अलग जो मानक है, जैसे अलग अलग देशों में सांख्यिकी को लेकर जो मानक है वो अलग अलग रूप में रहते हैं। तो कोशिश क्या रहती है कि सांख्यिकी जो मानक है वो अलग अलग देशों में एक समान रखे जाए। जैसे मान लीजिए यूएसए में कोई डाटा इकट्ठा किया जाता है, अब ये डाटा इकट्ठा किया गया, इस डाटा को भारत में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं या भारत के लिए उपयोगी कैसे होगा। जब डाटा एकत्र करने और जारी करने का जो तंत्र है या तरीका है वो बिल्कुल सेम हो, भारत में अलग तरीके से हो रहा है, अमेरिका में अलग तरीके से हो रहा है, तो उसके आधार पर आप देखें डाटा का एकीकरण नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से ध्यान रखें कि सरकार की तरफ से कोशिश क्या है। सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि स्टैटिस्टिक के जो भी कह सकते हैं बड़े आंकड़े हैं या जो भी आंकड़े वैश्विक स्तर पर उपयोगी हो सकते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक पर लाया जाए। तो हर देश की सरकार इस तरह का प्रयास करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी संस्था कौन होगी? तो ये काम करती है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। यहाँ पर आप देखें इसका जो गठन है वो 1947 में किया गया। तो 1947 में जब ये संस्था बनाई गई तो उद्देश्य ये था कि दुनिया में सांख्यिकी के जो मानक है उनको एक तरह से एक समान रखा जाए। और आप देखें कि यहाँ पर 24 सदस्य होते हैं, और ये जो सदस्य होते हैं इन्हें चुनने के लिए आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल उसके द्वारा प्रमुख रूप से ये चुने जाते हैं, और अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र वहाँ से इनको चुना जाता है। जैसे आप देखें तो लगभग 20 साल के बाद, इसके पहले अगर हम देखें तो 2004 में भारत इस आयोग का सदस्य था, और पिछली साल लगभग 20 साल के बाद भारत इस आयोग का फिर से सदस्य बना है, और 1 जनवरी 2024 से आप देखें तो 4 वर्ष का जो कार्यकाल है भारत का वो प्रारंभ हुआ है, यानी 2028 तक हमारा कार्यकाल इस आयोग में रहेगा। तो 20 साल के बाद हम इस आयोग में एक तरह से चुने गए हैं, जो पिछले साल हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो चुका है और हम इस आयोग में अब कार्य कर रहे हैं। तो 20 साल यानी 2 दशक के बाद की घटना है, तो आपके लिए आयोग ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र वहाँ से ये 24 सदस्य लिए जाते हैं। जैसे 5 सदस्य आप देखें अफ्रीकी देशों से लिए जाएंगे, 4 एशिया पैसिफिक, भारत भी आप देखें एशिया पैसिफिक से ही चुना गया है, उसी के साथ साथ देखें दक्षिण कोरिया चुना गया है। 4 अगर हम यहाँ पर देशों की बात करें तो पूर्वी यूरोप से, 4 लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई जो देश है वहाँ से, और 7 अगर हम देखें तो पश्चिम यूरोप और अन्य देशों से लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 24 जो भी देश हैं वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं। और चुना कहाँ पर जाता है? ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो इसकी एक तरह से एक कार्यात्मक या एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में ये स्टैटिस्टिक्स जो आयोग है वो काम करता है। तो ये संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सांख्यिकी के जो मानक हैं उनको एक तरह से स्थापित करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। यानी वैश्विक स्तर पर सांख्यिकी के जो मानक हैं उनको एक तरह से समान रखा जाए। तो ये एक तरह से सार्वभौमिक कर पाए, उसका प्रमुख रूप से यही उद्देश्य रहता है। तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एक तरह से आपके अपनाए जाए, उसके लिए प्रमुख रूप से ये यहाँ पर काम करता है। जैसे अगर आप देखें तो 2015 में भारत ने एक बड़ा सुधार किया। नेशनल, अगर हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो भारत ने 2008 का मानक अपनाना शुरू कर दिया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो एनएसए 2008 हमने 2015 में लागू किया। उसके पहले का जो मानक 1993 का था उसको हम लगातार लेकर चल रहे थे, और 2015 में हमने ये जो एनएसए 2008 का मानक अपनाया, उसके आधार पर आप देखें कि भारत में प्रमुख रूप से जो जीडीपी गणना उसमें बड़े परिवर्तन किए गए। खासतौर से आप देखें वैल्यू एडिशन, यानी हमारी जो गणना है वो अब मूल्यवर्धन के आधार पर होती है, यानी हम वैल्यू एडिशन को प्रमुख रूप से लेते हैं। और आप देखें कि जीडीपी गणना में अब यूज़ क्या किया जाता है? जीवीए, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन। तो मूल्यवर्धन के आधार पर जीडीपी के आंकड़े अब निकाले जाते हैं, और ये 2008 का जो हमने एनएसए मानक संयुक्त राष्ट्र संघ का अपनाया था उसी आधार पर। तो वैश्विक मानक जो अपनाते हैं आप, तो वैश्विक स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत होती है, और उसी आधार पर आप देखें कि भारत के सांख्यिकी के जो मानक है उनको वैश्विक मान्यता दी जा रही है, और उसी का एक परिणाम है कि हम इस आयोग में 20 साल के बाद एक तरह से चुने गए हैं। तो आपके लिए आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके संदर्भ में अलग अलग जो बिंदु है उनको देख लेते हैं प्रश्न में। पहला, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है, ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में, ये कह सकते हैं कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करता है। दूसरा, इसमें सदस्यों का चयन भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित देशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में किया जाता है। देखिए ये तो सही है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर,
लेकिन ये जो कहा गया है कि जो जनरल असेंबली आम सभा करती है, ऐसा नहीं है, इसी परिषद के द्वारा ही चुना जाता है। तो इस आधार पर दूसरा कथन हो जाता है गलत। तीसरा, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अस्तित्व में आया। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अस्तित्व में आया आयोग है। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो आपका 1944 में आयोजित किया गया था, उसमें आप देखें वर्ल्ड बैंक और IMF दो संस्थाएं अस्तित्व में आई। तो ये जो सांख्यिकी आयोग की बात की जा रही है, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम नहीं है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर या ब्रेटन वुड्स संगठन के रूप में दो संगठनों को जाना जाता है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस आधार पर तीसरा कथन भी गलत है, केवल एक सही है। तुम्हारा उत्तर क्या है? ए, केवल एक कथन सत्य है। चलिए चौथे यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से निम्न में कौन से लाभ संबंधित नहीं है? देखिए, कभी कभी प्रश्नों में यूपीएससी का जो प्रश्न रहता है तो मेन प्रश्न हम पढ़ लेते हैं और नहीं कभी कभी रहता है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखा रहता है, तो हमने संबंधित पढ़ लिया, नहीं को ध्यान नहीं दिया, तो हमें क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के नहीं जो शब्द लगे रहते हैं उन पर खास तौर पर आप लोग ध्यान दें, यानी जो प्रश्न की लाइन है उसको पूरी तरह से पढ़े, तब अपने उत्तर को इस तरह से चुने। तो यहाँ पर कौन से संबंधित नहीं है? तो पहला आप देखें, कृषि उत्पादों के मूल्य में नियंत्रण। देखिए, जो MSP रहता है, MSP का प्रमुख रूप से उद्देश्य है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसानों को बाजार मूल्य में अगर कोई गिरावट होती है उससे सुरक्षा देना। तो अगर मान लीजिए बाजार में बेहतर रूप में मूल्य मिल रहा है तो MSP में बहुत बड़ा विस्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि किसानों को सामान्य रूप से लाभ हो रहा होता है। लेकिन मान लीजिए अगर फसल बहुत ज़्यादा उत्पादित हुई है, जैसे मान लीजिए गेहूँ या धान है, तो बाजार में उसके मूल्य बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, तो इससे किसानों को होती है हानि। उससे बचाने के लिए MSP सरकार की तरफ से थोड़ा बढ़ाकर दिया जाता है, जिससे कि किसानों को सामान्य अपनी उपज है उस पर लाभ मिल पाए, उनकी लागत एक तरह से वसूल होकर एक्स्ट्रा उनको कुछ प्रॉफिट भी मिले। तो MSP का उद्देश्य ये है। लेकिन MSP का एक कह सकते हैं नकारात्मक परिणाम ये भी माना जाता है कि MSP से बाजार में वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनके संदर्भ में भी एक तरह से परिवर्तन की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये कहना कि कृषि उत्पादों के मूल्य में नियंत्रण है, तो नियंत्रण का मतलब ऐसा नहीं कि MSP के द्वारा, सरकार के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कृषि उत्पादों के मूल्य में ये नियंत्रण करता है, लेकिन बाजार में कृषि उत्पादों के जो मूल्य हैं उनको थोड़ा बहुत ये प्रभावित करता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कृषि उत्पादों के मूल्य में नियंत्रण में ये एक लाभ इसके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ में एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखें, MSP सरकार के द्वारा मूल्य नियंत्रण करने के लिए उपयोग सीधे नहीं किया जाता है। यानी मान लीजिए अगर भारत में मुद्रास्फीति है तो सरकार के MSP को घटाकर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाजार में अगर आप देखें मूल्यों की गिरावट एक तरह से है और किसानों को नुकसान हो रहा है, तो MSP का उद्देश्य किसानों के लाभ के लिए ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए मूल्य बढ़ता है तो बाजार में क्या है, कुछ मूल्य परिवर्तन होता है, तो उस आधार पर मूल्य नियंत्रण का थोड़ा एक तरह से अंश इसमें जरूर है, लेकिन ये MSP का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तो ये बात जरा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कौन सा लाभ संबंधित नहीं है, तो ये एक लाभ तो कुछ हद तक होता है। दूसरा, किसानों को मूल्य अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये उद्देश्य आप कह सकते हैं आंशिक रूप में है, और ये उद्देश्य आपका पूर्ण रूप में, यानी सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मूल्य की अनिश्चितता जो है वो किसानों को अनुभव ना हो और उनको उनकी फसल के बेहतर मूल्य मिल पाए। तो इस आधार पर दूसरा कथन है वो बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा, किसानों को मूल्य सुरक्षा के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करना, ये एक पॉइंट आप देखें गलत है, क्योंकि जो आपका MSP का सिद्धांत है, आप देखें MSP को लेकर, या अगर हम कृषि आंदोलन की बात करें, कृषि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग यही थी कि MSP को एक वैधानिक आधार दिया जाए, क्योंकि ये सरकार के एक आदेश के माध्यम से लागू है, ये किसी तरह का कोई कानून नहीं है, संसद के कानून से इसको किसी तरह की वैधानिक मान्यता नहीं है। यानी कल के दिन में अगर सरकार चाहे तो MSP को बंद कर सकती है। तो इसी एक तरह से गारंटी को किसान या किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार एक कानून से इसको एक गारंटी दे दे, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इसको वैधानिक आधार नहीं है और यही लाभ आप देखें इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा लाभ संबंधित नहीं है, तो आप देखें तीसरा जो लाभ है वो एक तरह से यहाँ पर संबंधित नहीं है। दूसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है, पहला कुछ हद तक होता है, इसलिए हम एक दो को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो कौन सा नहीं है? तीसरा, यानी एक ही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक, यानी केवल एक। तो एक यानी तीसरा वाला है जो संबंधित लाभ स्पष्ट रूप में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में सरकार के द्वारा सभी प्रकार की रासायनिक खाद के अधिकतम खुदरा मूल्य को निर्धारित किया जाता है। दूसरा, यूरिया के अतिरिक्त अन्य सभी रासायनिक खाद पोषण आधारित सब्सिडी से जुड़ी हैं। और तीसरा, रासायनिक खाद पर अधिकतम सब्सिडी 2020-21 के वित्तीय वर्ष में थी। देखिए, अगर हम भारत में सब्सिडी की बात करते हैं खासतौर से रासायनिक खाद के संदर्भ में, तो रासायनिक खाद के संदर्भ में जो सब्सिडी का तंत्र है वो दो रूप में बटा हुआ है। पहला यूरिया का
और दूसरा गैर यूरिया। और जब हम गैर यूरिया की बात करते हैं, जैसे अगर हम डीएपी की बात करें, डाई अमोनियम फास्फेट जो फास्फोरस का एक स्रोत है, या हम म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें जो पोटेशियम का स्रोत है, तो ये सब आप देखें कि प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं किसके साथ में, पोषण आधारित। इसको हम बोलते हैं पोषण आधारित सब्सिडी या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस। इसमें सरकार की तरफ से, जैसे मान लीजिए डीएपी है, उसमें कितना पोषण है, कितना फास्फोरस का अंश है, नाइट्रोजन कितना है, उस आधार पर प्रमुख रूप से सरकार सब्सिडी देती है। और इसीलिए आप देखें कि गैर यूरिया जो भी खाद है, डीएपी, एमओपी, ये काफ़ी महंगी होती है। वैसे भी आप ध्यान रखें, इन दोनों खाद के लिए बड़े पैमाने पर हमारे लगभग निर्भरता आयात पर है। हमारे यहाँ इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पाता है। यूरिया आप देखें भारत में सबसे ज़्यादा खाद के रूप में उपयोग की जाती है। अगर हम एनपीके अपने अनुपात की बात करें आदर्श रूप में, तो आदर्श जो एनपीके का अनुपात है भारत में पालन नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन अगर हम देखें, तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम, उसकी तुलना में लगभग आपका 5-6 गुना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कारण आसानी से और सस्ता उपलब्ध है। तो यूरिया के संदर्भ में सरकार की तरफ से एमआरपी घोषित किया जाता है, अधिकतम खुदरा मूल्य। जैसे मान लीजिए सरकार ने बोला कि 45 किलो का जो यूरिया का पैकेट है, उसका प्राइस हम मान लेते हैं कि 300 रुपये है। वैसे इससे कुछ आपका 300-400 के बीच में ही है, पर हम मान लेते हैं 300 रुपये है। और जो यूरिया उत्पादक कंपनी है, उसकी तरफ से सरकार को यह कहा गया कि उन्हें 45 किलो के यूरिया पैकेट के उत्पादन के लिए 700 रुपये खर्च करना पड़ा। तो बीच का अंतर कितना हुआ, 400 रुपये। ये सब्सिडी एक तरह से सरकार दे दी किसको, जो यूरिया उत्पादक कंपनी है। तो जो यूरिया की प्रोड्यूसर है कंपनी, उनको ये सब्सिडी सरकार ट्रांसफ़र करती है, और किसान को 300 रुपये 45 किलो का जो यूरिया का पैकेट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें अप्रत्यक्ष रूप में सब्सिडी किसानों को दी जाती है। और आप देखें यूरिया का जो एमआरपी है लगभग 10-12 साल से अपरिवर्तित है। तो यूरिया में ये तंत्र एक तरह से अपनाया जाता है। तो यूरिया का सस्ता होना एक बड़ा कारण ये है कि सरकार इसके मूल्य को एमआरपी के माध्यम से नियंत्रित करती है। अन्य खादों में ऐसा नहीं है। अन्य डीएपी, एमओपी वो पोषण आधारित सब्सिडी के तंत्र में शामिल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो बिंदु आपका है कि भारत में सरकार के द्वारा सभी प्रकार के रासायनिक खाद के अधिकतम खुदरा मूल्य को निर्धारित किया जाता है, गलत, केवल यूरिया। दूसरा, यूरिया के अतिरिक्त अन्य सभी रासायनिक खाद पोषण आधारित सब्सिडी से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल सही है। यूरिया को अगर आप अलग कर दें तो जितनी भी अन्य खाद है, डीएपी, एमओपी, ये आपकी पोषण आधारित सब्सिडी से जुड़ी हुई हैं। तीसरा, रासायनिक खाद पर अधिकतम सब्सिडी 2020-21 के वित्तीय वर्ष में थी। देखिए, अगर हम वैसे सामान्य तौर पर इस तरह के आंकड़े आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग आंकड़े आपको पता होने चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि 2022 में जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद क्योंकि रूस यूक्रेन का जो क्षेत्र है वहाँ से बड़े पैमाने पर कुछ रासायनिक खाद भारत में आती है, तो उस आधार पर वो महंगा मिला, तो हमारा बिल काफ़ी बढ़ गया था। तो रासायनिक खाद 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा था। आप ध्यान दीजिए जरा। तो यहाँ पर आप 22-23 का वित्तीय वर्ष देखिए और आंकड़ा आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जो 21-22 में था ये लगभग आपका 1,40,000 करोड़ था। और आप देखें कि सीधे जम करके ये 2,25,000 करोड़ के आंकड़े में 2022-23 में पहुंच गया। तो भारत में अधिकतम जो रासायनिक खाद पर सब्सिडी है वो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में थी, जो 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पहली बार क्रॉस कर रही थी। आप देखें 23-24 में ये आपका लगभग 1,75,000 करोड़, यानी काफ़ी नीचे रहा। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष कौन सा है, 22-23, ना कि 20-21। तो इस आधार पर तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल एक ही हमारा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा, दूसरा। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 2 कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अनुमान देख सकते हैं कि जो भी आपका भारत में खाद को लेकर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है तो उसके आंकड़े आप देखें बहुत तेजी से लगातार बढ़े हैं। तो 18-19 से लेकर आप देखें 22-23 लगातार वृद्धि है, लेकिन 22-23 से 23-24 में गिरावट है। तो इस तरह के आंकड़े आपको बढ़ते और घटते क्रम में बढ़ रहा है लगातार या घट रहा है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एग्जैक्ट आंकड़े लगभग ध्यान रखें, जैसे 2 लाख करोड़ से ऊपर है 22-23 में, तो इस तरह का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर आने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए अगले आंकड़ों प्रश्न को देखते हैं। ये भी सब्सिडी के संदर्भ में। सब्सिडी व्यय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसे सरकार के राजस्व व्यय के भाग में माना जाता है। देखिए, राजस्व व्यय का मतलब है वो व्यय जिससे सरकार भविष्य की किसी भी तरह के एसेट या आर्थिक गतिविधियों के लिए आधार नहीं बनाती है। जैसे सरकार के द्वारा सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है, या सरकार के द्वारा मान लीजिए ब्याज दिया जा रहा है अलग अलग उधार पर, तो ब्याज या सब्सिडी ऐसे खर्च हैं जो भविष्य के लिए एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस आधार पर ये राजस्व व्यय की स्थितियों में जाते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, खाद्य सब्सिडी हमेशा रासायनिक खाद्य सब्सिडी से अधिक रहती है। जब भी हमेशा यह शब्द आ जाए तो बहुत ध्यान दीजिए।
और इसके बारे में आंकड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल सही है कि भारत में जो खाद्य सब्सिडी है, जैसे अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, तो इसके अंतर्गत आप देखें भारत सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर जो सस्ता राशन है वो उपलब्ध कराया जाता है। अभी वर्तमान में आप देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू है, तो उसमें भी सरकार लगभग मान के चलिए 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। तो उस आधार पर जो खाद्य सब्सिडी का हिस्सा है वो भारत में रासायनिक खाद्य सब्सिडी की तुलना में हमेशा ज़्यादा रहता है। आप कोई भी वर्ष उठाकर देख लीजिए। अगर हम 21-22 की बात करें तो आप देखिए 2,88,000 करोड़ है, यह आपका 1,53,000 करोड़ है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 22-23 के संदर्भ में तो यह आंकड़ा आप देखिए 2 लाख करोड़ यानी 2,06,000 करोड़ के आसपास है। ये 1,05,000 करोड़ का, ये 2,87,000 करोड़ का, ये 2,25,000 करोड़, आप देखिए उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये आपका 1,97,000 करोड़, ये 1,75,000 करोड़। तो किसी भी वर्ष में आप देखें खाद्य सब्सिडी का जो बिल है वो हमेशा रासायनिक खाद्य सब्सिडी के बिल से होता है ज़्यादा। तो इस आधार पर बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां, पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम जनमन योजना की बात करें तो इसका नाम ही एक तरह से, अगर आपको देखिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की तरफ से जब प्रारंभ होती हैं, उनकी अगर आप फुल फॉर्म ध्यान रखें तो उसके उद्देश्य को लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट हो पाएंगे कि वो किस उद्देश्य से लागू की गई हैं। तो यहाँ पर आप देखें जनमन का मतलब ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो कहीं ना कहीं आदिवासी एक तरह से जो कल्याण है उसके साथ में प्रमुख रूप से ये जुड़ी हुई एक योजना है। और आदिवासी अगर हम बात करें तो हम जनजाति शब्द यूज़ करते हैं, तो आदिवासी शब्द का मतलब ये है कि जनजातियों में भी वो जनजातियाँ जो कह सकते हैं और ज़्यादा सामाजिक रूप में पिछड़े स्तर पर है, और उन्हीं के लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो भारत में कुल कितने हैं 75। तो ये जो पीवीटीजी हैं इनके कल्याण के लिए आप देखें इसी साल का जो बजट का यानी अंतरिम जो बजट था उसमें सरकार की तरफ से पीएम जनमन योजना के बारे में एक तरह से घोषणा की गई। सरकार ने ये कहा कि अलग अलग प्रकार की जो 11 सुविधाएं हैं वो हम 75 पीवीटीजीज को देने का प्रयास करेंगे और इसमें अलग अलग 9 मंत्रालय मिलकर सहयोग करेंगे। तो इस योजना के माध्यम से आप देखें जो पीवीटीजी जनजातियां हैं उनको प्रमुख रूप से लाभ देने का प्रयास है। इसमें आप देखें जैसे पक्का घर देने की बात है, जो पेयजल की व्यवस्था उसके संदर्भ में, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा के लिए हॉस्टल एक तरह से उपलब्ध कराना, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट करना, साथ साथ जो भी एक तरह से बहुत दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर चिकित्सा की यूनिट उपलब्ध कराना, पोषण को लेकर काम करना, जो आजीविका की स्थिति वो बेहतर करना, साथ साथ कोशिश करना कि मोबाइल नेटवर्क को भी लगभग हर जगह तक बड़े पैमाने पर विस्तारित करना। इसमें आप देखें 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 75 पीबीटी जैसे मैंने बात करा उनके कल्याण के लिए 24,000 करोड़ का फंड सरकार ने इसमें एलोकेट किया है। 7 लाख परिवार, 28 लाख पीबीटीजी जनसंख्या के लोगों को इससे लाभ होगा। और आप देखें 11 जो बेसिक सुविधाएं हैं 9 मंत्रालय के माध्यम से इसमें एक तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना में आप देखें पहला तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पीवीटीजी समूहों के सामाजिक उत्थान से संबंधित है। तो पहला सही है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ध्यान रखें केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। आप देखें पीएम जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का एक तरह से लाभ है जो अलग अलग जनजाति आदिवासी समूह के लिए उनका सम्मिलित रूप में इस जनमन योजना के माध्यम से लाभ दिया जाए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कई योजनाओं को एक तरह से इस योजना के माध्यम से इस रूप में लाया जाएगा कि 75 पीबीटीजीज को सीधे एक तरह से लाभ हो पाए। इसीलिए आप देखें 9 मंत्रालय इसमें संबंधित है। तो पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों योजनाओं के अलग अलग जो भाग हैं वो शामिल करके 75 पीबीटीजीज को लाभ दिया जाएगा। तो दूसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, पहला कथन आपका सत्य है। ये ध्यान रखें कि इस योजना में कई योजनाओं का एक मिश्रण किया जाएगा जैसा सरकार के द्वारा बताया गया है। यानी ऐसी योजनाएं बहुत सी जो जनजातियों के लाभ के लिए हैं और केंद्रीय क्षेत्र की हैं। देखिए जब हम बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसका मतलब 100% यहाँ पर फंड है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना है, तो जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं केंद्र प्रायोजित स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इसमें आपका दोनों केंद्र और राज्य उनकी तरफ से दोनों तरफ से फंड आएगा। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर फंडिंग करेंगे। तो इस आधार पर आप देखें केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो भाग है उसको मिलाकर इस योजना में 75 पीबीटीजीज को लाभ मिलेगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस आधार पर उत्तर हो जाता है ए, केवल एक सत्य है। इस तरह की योजनाएं जो भी शुरू होती है उनको भी एक तरह से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अभी हमने राजस्व व्यय की बात करी थी। पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसा कोई भी व्यय जिससे भविष्य में आर्थिक क्रिया का आधार बनता है। जैसे मान लीजिए अगर सरकार की तरफ से कहीं पर सड़क निर्माण किया जाता है, या किसी भी तरह का मान लीजिए परिवहन का दूसरा साधन विकसित किया जाता है, या विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाता है, गैस पाइपलाइन बिछाई जाती है, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जाता है, तो इन सब के माध्यम से आप देखें भविष्य की आर्थिक गतिविधियां एक तरह से बढ़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक ऐसा व्यय है जो भविष्य के लिए एसेट क्रिएट करेगा, परिसंपत्ति बनाएगा। इस आधार पर किसी भी सरकार में आप देखिए हमेशा कोशिश क्या रहती है, हर सरकार ये चाहती है कि उनका जो पूंजीगत व्यय का भाग है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखे, जबकि वो राजस्व व्यय के आंकड़े को नियंत्रित करके या निचले स्तर पर रखना चाहते हैं। तो ये कम हो ये ज़्यादा हो, हर सरकार का उद्देश्य रहता है। और वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, जो पिछली सरकार सत्ता में थी, उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास रहा। और उसी कड़ी में आप देखें कि पूंजीगत व्यय के आंकड़े को सरकार की तरफ से लगातार बढ़ाया गया। इसमें एक आंकड़ा आपको देखने की जरूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 21-22 के वित्तीय वर्ष में आप देखें 704 लाख करोड़ का एक तरह से पूंजीगत व्यय का आंकड़ा था। और आप देखें ये जो यहाँ पर 3.1 को जोड़कर 10.5 बनाया गया, तो आप ध्यान रखें एक शब्द उपयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। यहाँ पर शब्द आ गया, जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है वो पूंजीगत व्यय से ज्यादा होता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा शब्द। क्यों होता ये है कि कभी कभी भारत सरकार की तरफ से ऐसे मान लीजिए किसी राज्य को किसी तरह का अनुदान दिया गया, वो अनुदान मान लीजिए किसी गरीबी हटाने की योजना के संदर्भ में है, और उस राज्य ने क्या करा, उस अनुदान का उपयोग करा और मान लीजिए परिवहन के साधन को विकसित करने के लिए कुछ काम किया। तो ये क्या है, परिवहन पर किया गया व्यय, ये कैसा व्यय है, पूंजीगत। जबकि सरकार की तरफ से ये जो अनुदान दिया गया था ये कैसा था, राजस्व। तो बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो राज्यों को केंद्र देता है, किसके लिए, राजस्व व्यय के रूप में, लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहा है, पूंजीगत व्यय में। तो भारत सरकार उस पैसे को जो राजस्व व्यय वाला है अगर पूंजीगत में राज्य ने खर्च किया है तो अपने पूंजीगत व्यय में जोड़ती है। क्योंकि ध्यान दें अभी हमने क्या बात करी, हर सरकार चाहती है उनका पूंजीगत व्यय बढ़कर निकले और राजस्व व्यय का आंकड़ा उनका नीचे आए। तो इसीलिए वो ऐसे खर्च को जो राजस्व व्यय वाला है, पूंजीगत में हुआ है, उसको एक तरह से जोड़कर यहाँ पर दिखाते हैं। और उसी भाग को जब हम सम्मिलित रूप में जोड़ देते हैं, यानी अगर हम पूंजीगत व्यय में उस पैसे को जोड़ दें जो राजस्व के रूप में, अनुदान के रूप में था लेकिन पूंजीगत व्यय में खर्च हुआ है, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो आप 21-22 में देखें ये लगभग 301 लाख करोड़ था, इसीलिए ये आंकड़ा मिलाकर 10.5 लाख करोड़ है, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। 22-23 में आप देखें 10 लाख करोड़ का आंकड़ा सरकार ने रखा था। इसमें 307 लाख करोड़ ऐसा खर्चा था जो अनुदान था, लेकिन कहाँ खर्च हुआ, पूंजीगत में। तो जोड़कर 1307 लाख करोड़ का प्रभावी पूंजीगत व्यय। आप 23-24 में देखिए थोड़ी गिरावट आई है, यानी बढ़ा था फिर यहाँ पर घटा है, तो लगातार नहीं बढ़ा है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है। लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि नहीं है। 21-22 से 22-23 में बढ़ा है, 22-23 से 23-24 में गिरावट है। 10 से घटकर कितना हो गया, 9.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आप देखिए 24-25 का जो बजट है, जो अंतरिम रूप में सरकार की तरफ से लाया गया, इसमें इसे बढ़ाकर 1101 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो 1101 लाख करोड़ और 309 क्या है आपका, वो ऐसा खर्च है जो आपका राजस्व है, लेकिन खर्च किसमें हुआ, पूंजीगत में। तो आप देखें 15 लाख करोड़ का प्रभावी पूंजीगत व्यय है। तो आप देखें सबसे बड़ा आंकड़ा अगर हम पूंजीगत व्यय में लक्ष्य के रूप में देखें तो 1101 लाख करोड़ रुपए 2024-25 यानी जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसके पहले 22-23 जरूर हुआ करता था, तो 22-23 पहले था, लेकिन अभी सबसे बड़ा टारगेट है किसमें, 24-25 में। तो यहाँ पर पहला कथन तो आपका गलत है ही है, दूसरा कथन भी हो जाता है गलत, क्योंकि अधिकतम जो टारगेट का लक्ष्य है वो अब हो गया है 24-25 का, न कि 22-23 का। दोनों गलत हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से बजट में घोषित कौन से आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। देखिए अंतरिम बजट में सरकार की तरफ से, देखिए रेल गलियारे का मतलब ये रहता है, जैसे अगर आप देखें भारत में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, समर्पित माल गलियारा। इसका मतलब ये है कि ये आपके ऐसे कॉरिडोर है जहाँ पर केवल मालगाड़ी एक तरह से संचालित होती है। देखिए भारत में सामान्य तौर पर होता क्या है कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है और जो गुड्स की ट्रेन है, मालगाड़ी, वो एक ही ट्रैक पर चलती हैं। इससे जो व्यापारिक एक तरह से मालगाड़ियां हैं उनमें थोड़ी सी कह सकते हैं समय को लेकर समस्या होती है, समय पर वो अपने कंसाइनमेंट को पहुंचा नहीं पाती हैं। तो उस कारण से आप देखिए उनका व्यापार में उतना बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस तरह के समर्पित माल गलियारे के माध्यम से उसमें केवल मालगाड़ी को चलाने को लेकर तंत्र बना है। इससे व्यापारिक स्थितियों में रेलवे का उपयोग एक तरह से बढ़ेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें कि व्यापार में सबसे ज़्यादा उपयोग किसके साधन का होता है? सड़क का, और ये काफ़ी कॉस्टली माना जाता है। आप चीन में देखिए लगभग 30 से 40% व्यापार केवल जल परिवहन से होता है, जो परिवहन में सबसे सस्ता है। तो सरकार की कोशिश है कि सड़क से हटकर हम रेल परिवहन को थोड़ा और बढ़ावा दें, यानी भारत के व्यापार में रेल परिवहन की हिस्सेदारी और बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के माल गलियारे बने जिनमें केवल मालगाड़ियां संचालित हों। उसी एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर सरकार का कहना है कि कुछ ऐसे रेल गलियारे बनाए जाएंगे जहां पर कुछ विशेष क्षेत्रों की गाड़ियां चलेंगी, जैसे ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा। मतलब इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन, जैसे मान लीजिए कोयले की सप्लाई करना है किसी थर्मल पावर सेंटर को, या मान लीजिए कोई आपका आयरन स्टील का प्लांट है तो वहाँ पर लॉयस की सप्लाई करना है, या मान लीजिए कहीं पर सीमेंट उत्पादक है तो सीमेंट का जो भी रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करना है, या बना हुआ सीमेंट बाजार में ले जाना है। तो ये सारा काम करने के लिए ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा सरकार की तरफ से रेलवे के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसी तरह से पत्तन संपर्कता गलियारा, जैसे भारत में अब अगर हम बंदरगाहों की प्रमुख रूप से बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका उत्पादन हो रहा है, अब अगर हम यहाँ पर कांदला बंदरगाह या मान लीजिए मुंबई की बात करते हैं या नावा शेवा की बात करें तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी किसके माध्यम से? तो रेल के माध्यम से। तो सरकार का कहना है कि जितने भारत के पोर्ट हैं उनको एक तरह से रेलवे से कनेक्ट करने के लिए हम पत्तन संपर्कता गलियारा बनाएंगे, जिससे कि कहीं पर भी उत्पादन हो, मान लीजिए उससे कोलकाता या हुगली पहुँच गया, या मान लीजिए पारादीप आ गया, या मान लीजिए विशाखापट्टनम, या मान लीजिए चेन्नई के पास कहीं पर भी एक उत्पादन को पहुंचाना है तो रेलवे संपर्क हर पत्तन के साथ में जुड़ा जाएगा, जिससे कि व्यापारिक स्थितियों का रेलवे का जुड़ाव है वो समुद्री परिवहन के साथ भी हो पाए। क्योंकि आयात निर्यात के लिए आप देखें आप बंदरगाहों का ही बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। तो उस आधार पर यह गलियारा भी सरकार बनाने के लिए इस अंतरिम बजट में सरकार की तरफ से घोषणा है। अधिक यातायात वाले गलियारे, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर मान के चलिए कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए पैसेंजर को लेकर या गुड्स को लेकर, तो जो क्षेत्र ज़्यादा एक तरह से ट्रैफिक देख रहे हैं वहाँ पर उस तरह गलियारे बनाए जाएंगे जो केवल कह सकते हैं मालगाड़ी के संदर्भ में या पैसेंजर ट्रेन के संदर्भ में या फास्ट मूविंग ट्रेन है उनके संदर्भ में काम करेंगे। तो अधिक यातायात के संदर्भ में कुछ गलियारे होंगे। जैसे अगर हम बात करें एक तरह से अगर हम दिल्ली से कोलकाता या दिल्ली से हावड़ा की बात करें, बहुत ही बिजी रूट है क्योंकि यूपी बिहार से होकर ही गुजरता है, तो दिल्ली हावड़ा का जो रूट है वो काफ़ी एक तरह से कंजेशन के साथ में रहता है। तो ऐसे रूट पर अलग गलियारा बनाकर, चाहे हम मालगाड़ी के संदर्भ में बात करें या पैसेंजर के संदर्भ में बात करें, उन स्थितियों को डेवलप करना। तो जहाँ पर हैवी ट्रैफिक है उसके संदर्भ में गलियारे बनाना, तो वो विशेष रूप में काम होंगे। तो ये तीनों तरह के रेल गलियारे हैं वो आर्थिक रूप में सरकार की तरफ से बनाने का प्रयास है। खासतौर से इसके माध्यम से जो भी अलग अलग आर्थिक गतिविधियों वाले केंद्र हैं जहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं लेकिन रेलवे का उतना संपर्क नहीं है वो बनाना। तो जहाँ पर ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, खनिज का या मान लीजिए श्रमिकों का आना जाना होता है और रेल संपर्क उतना बेहतर नहीं है, वहाँ पर उसको विकसित करना। तो ये अधिक यातायात वाले गलियारे एक तरह से कहलाएंगे। तो तीनों हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखें तीनों कथन सत्य है, तो उत्तर हमारा हो जाता है सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मापदंडों को वित्त आयोग की अनुशंसा के लिए क्षैतिज विचलन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के उनके भार के आरोही क्रम में विकसित कर। आरोही मतलब एक तरह से बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो अब देखें भारत सरकार की तरफ से जो संविधान का अनुच्छेद 280 है उसके माध्यम से आप देखें हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू है और जो 16वां वित्त आयोग है उसका गठन कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले सीईओ भी थे, नीति आयोग के पहले आपके डिप्टी चेयरमैन भी थे। तो अरविंद पनगड़िया की बात करें तो उनको यहाँ पर आपका 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिए नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन के रूप में प्रमुख रूप से काम किया था, न कि सीईओ के रूप में। तो करेक्शन कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अरविंद पनगड़िया के अध्यक्ष में आप देखें 16 वित्त आयोग एक तरह से बन चुका है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है। तो यहाँ पर जिसके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। तो यहाँ पर वित्त आयोग का प्रमुख रूप से काम क्या रहता है, उसको अन्य रूप में काम भी दिया जाता है, लेकिन प्रमुख काम ये रहता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कर एकत्र किए जाते हैं उस कर में से जो विभाज्य भाग होता है, यानी कर का ऐसा हिस्सा जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाना है, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल पूल। तो ये टैक्स का एक तरह से डिविजिबल पूल कहलाता है जिसको बांटा जाना है। तो ये एक तरह से बांटने के लिए किस राज्य को कितना मिलेगा, क्या मानदंड हो, क्या मापदंड रखे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल या अलग अलग उनके मान लीजिए आर्थिक विकास उसके आधार पर आप पैसा दे दें।
तो कुछ ऐसे मानदंड तो आपको रखने पड़ेंगे जो सभी पर लागू हों। तो यही मानदंड एक तरह से वित्त आयोग की तरफ से देखे जाते हैं। उस आधार पर भारत सरकार की तरफ से आप देखें कि जैसे जो वित्त आयोग की सिफारिश होती है कि कितना पैसा देना है, और जैसे इस बार अगर हम 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट देखें तो जो एक तरह से आपका 21 से 26 के बीच में लागू है, तो उसमें आप देखें 41% करों का भाग बांटना है। 41% में से हर राज्य को कितना कितना मिलेगा, उसके लिए जो मानदंड है वो आपके एक तरह से निर्धारित है। जैसे किसी भी राज्य ने जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर किस तरह से काम किया है, तो जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5% का भार रखता है। 2011 की जनसंख्या 15% का भार। आय अंतराल यानी सबसे ज़्यादा आय जिस राज्य की है, प्रति व्यक्ति आय, और जिस राज्य की बात हो रही कितना गैप है। जैसे मान लिया हरियाणा की बात करें, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले भारत के राज्यों में, या गोवा की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड का गोवा के साथ में कितना गैप है, तो वो गैप देखा जाएगा। तो आय अंतराल 45% भार रखता है, सबसे ज़्यादा भार इसका है। वन और पारिस्थितिकी अगर हम देखें 10%। कर प्रयास यानी अपने यहाँ कर की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या एफर्ट है, वो 2.5% है। और क्षेत्रफल किसी राज्य का कितना रखता है, 15%। तो ये अलग अलग मानदंड है जिसके आधार पर किसी राज्य को कितना कर में से हिस्सा मिलेगा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वो निर्धारित किया जाता है। अब इसके यहाँ पर जो अलग अलग मानक है आपको यहाँ पर आरोही बढ़ते क्रम में लगाने हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आय दूरी, यानी ये सबसे अंत में रहेगा क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लगाना। सबसे ज़्यादा आप देखें 45% भार इसी के पास है, तो सबसे लास्ट में 2 यानी आपके ये दोनों, यानी इनके चांसेस नहीं हो जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। सबसे कम अगर हम देखें तो यहाँ पर 2.5% कर प्रयास के रूप में, यानी कर और राजकोषीय जो प्रयास है ये हिस्सा कितना है, केवल 2.5% का हिस्सा है। तो ये सबसे छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा पहले नंबर पर। अब बीच का अपने आप ही एक तरह बन जाता है, तो सबसे छोटा हो गया आपका चौथा। उसके बाद जनसांख्यिकी प्रदर्शन आपका कितना है, 12.5 है, फिर आपका ये 15, ये 12.5, ये 15, और लास्ट में सबसे बड़ा आपका आय दूरी 45। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 4, 3, 1, 2। तो इस तरह के आंकड़े को आप पूरा याद रखें। हो सकता है कि सबसे बड़ा ना देकर और आपके पूछ लिए जाएं, तो आपको सभी फिगर ये बिल्कुल याद होनी चाहिए किसी भी समय, जिसके आधार पर वित्त आयोग सिफारिश करता है कि किसी राज्य को कितना धन एक तरह से मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदयमान प्रौद्योगिकियों यानी जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रस्तावित कोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ध्यान दें, इस साल का जो अंतरिम बजट था 1 फरवरी 2024 को, उसमें सरकार ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो भी अलग अलग निजी क्षेत्र की कंपनियां काम करना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, उनको बेहतर पोषण देने के लिए, पोषण का मतलब वित्तीय क्षेत्र में, यानी वित्तीय पोषण देने के लिए, तो आप कह सकते हैं वित्त पोषण देने के लिए सरकार की तरफ से ये एक तरह की योजना यहाँ पर लाई गई है। और इसमें सरकार ने 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एक फंड बनाया है। तो 50 वर्ष का एक तरह से आप देखिए ब्याज मुक्त ऋण यहाँ से दिया जाएगा, और उसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड लगाकर एक कह सकते हैं कि एक कोष अलग से बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से उदयमान प्रौद्योगिकियों को पैसा दिया जाएगा। इस कॉर्पस यानी इस कह सकते हैं फंड से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त पोषण का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, इसके द्वारा हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया जाता है, तो इसको सरकार की तरफ से फंड देना। मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी XY है जो फंडिंग करती है, इसके द्वारा फंड दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी B है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, तो यहाँ पर सरकार क्या है, फंड देगी किसको, XY को। इसको फंड दिया और ये आगे फंड को दे रहा। तो एक तरह से जो पुनर्वित्त पोषण की बात करते हैं, तो जिन कंपनियों के द्वारा आगे फंडिंग दी जाती है उनको फंड भी दिया जाएगा। किसके लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो या इन सब के संदर्भ में प्रमुख रूप से काम करने के लिए इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कोशिश सरकार की है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्थितियां वो एक तरह से बढ़े। तो इस 1 लाख करोड़ के फंड से वहां पर प्रमुख रूप से फंडिंग देने का प्रयास है। तो तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है C, तीनों कथन सत्य हैं। एक और यहाँ पर प्रश्न है आपका वित्त आयोग के संदर्भ में। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। 15वें वित्त आयोग ने केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुशंसा प्रस्तुत करी है। ध्यान रखिए, अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, ये अलग बात है कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक यानी अनुच्छेद 280 के माध्यम से गठित होती है हर 5 साल में, और इसकी जो भी सिफारिशें आप ध्यान रखिए वो सलाहकारी एक तरह से प्रकृति में मानी जाती हैं।
तो एडवाइजरी एक तरह से नेचर में रहती है, और सलाहकारी रूप में, अंतिम रूप में ये प्रयास रहता है कि देखिए वित्त आयोग का गठन सरकार खुद करती है, तो सामान्य तौर पर जो भी एडवाइस या सलाह इस आयोग की तरफ से आती है सरकार अंतिम रूप में उसको मान लेती है, लेकिन ये बाध्यकारी किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना कि बाध्यकारी है तो गलत है। दूसरा देखिए 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी तरफ से जो रिपोर्ट है वो प्रमुख रूप से आनी थी 2020 से लेकर 2025 के लिए, 5 वर्षों के लिए, लेकिन कोविड काल के आप कारण देखिए सरकार की तरफ से 15वें वित्त आयोग को 6 साल का काम दिया गया, यानी 20-21 के लिए उनके द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उसके बाद उन्होंने 2021 से लेकर 26 का जो 5 साल का है उसके लिए आप देखें 5 वर्ष की जो रिपोर्ट है वो उनकी तरफ से प्रस्तुत की गई। तो अंतिम रूप में आप देखें इनके द्वारा कुल मिलाकर 6 वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, एक वार्षिक और एक 5 वर्ष की रिपोर्ट। तो ये कहना केवल शब्द लगा उसको आप ध्यान दीजिए, केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुशंसा प्रस्तुत करी तो गलत है, तो दोनों कथन गलत हो जाते हैं, इसीलिए उत्तर आपका हो जाता है डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 13वां। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या हुआ? राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप में कितना एक तरह से घाटा बन रहा है। घाटा मतलब जैसे मान लीजिए सरकार ये कहती है कि 100 रुपये उनका खर्च है, ये सरकार के व्यय है, और मान लीजिए सरकार कहती है कि हमारी आमदनी है 90 रुपये की, ये हमारा आय का माध्यम है, तो घाटा कितने का हो गया? 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये सरकार को चाहिए, क्योंकि अब हम व्यय को लेकर बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो नियंत्रण करना होता है हम करते हैं। तो बजट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कितना सरकार की आमदनी है, कितना खर्च है, और बीच का जो गैप है वो हमें एक तरह से क्या उसका वित्त पोषण करना पड़ेगा, उसके लिए फाइनेंस लाना पड़ेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसी को एक तरह से हम कहते हैं राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये जो घाटा है उसकी भरपाई कैसे की जाए? तो अलग अलग माध्यम होते हैं जो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर नवीनतम 2024-25 का आंकड़ा देखते हैं, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे जो बड़ा रूप में यहाँ पर है, सरकार की तरफ से सबसे बड़ा जो घाटे का भरपाई करने के लिए पैसा लिया जाता है वो आता है बाजार उधार से। और ये बाजार उधार आता कहाँ से है? ये आता है सरकारी प्रतिभूति, यानी GSEC का मतलब क्या हुआ? सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप सभी ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। सरकारी प्रतिभूति जब बाजार में बेची जाती है तो सरकारी प्रतिभूति के संदर्भ में एक तरह से बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचकर एक तरह का बॉन्ड हुआ, तो भारत सरकार की तरफ से RBI इसमें लेन देन करती है। तो बॉन्ड बाजार में जब बेचा जाता है तो बाजार से पैसा किसको मिलता है? RBI के माध्यम से सरकार को, और उस बॉन्ड में आपका कुछ एक कूपन रेट होती है, कूपन दर होती है, जो आपको ब्याज के रूप में मिलता है। तो ब्याज आपका लगातार आपको मिलता रहेगा। मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है, 20 साल या 30 साल का, तो आपको उतने साल तक उस पर ब्याज मिलता रहेगा, मूलधन सरकार के पास आ जाता है। तो ये एक तरह से बाजार से उधार लेने का तरीका है। तो आप देखें अगर हम 24-25 की बात करें तो सरकार का जो यहाँ पर अगर हम घाटे की बात करें तो घाटा सरकार को लगभग आप देखें तो 16 लाख करोड़ से कुछ ऊपर का है। उसमें से आप देखें 11 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा केवल बाजार उधार सरकारी प्रतिभूति के आधार पर सरकार प्राप्त करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़ा हिस्सा सरकार की तरफ से लघुकालीन उधार के रूप में 50,000 करोड़ का, जिसमें प्रमुख रूप से आपका क्या काम करता है? ट्रेजरी बिल। तो ये जरा आप ध्यान दीजिए, टी बिल। टी बिल का मतलब हुआ ट्रेजरी बिल। देखिए ये लघुकालीन होते हैं। ये भारत में अगर हम देखें तो 91, 182 और 364, ये 3 कह सकते हैं समयावधि के जारी किए जाते हैं। इन पर कोई ब्याज नहीं होता है, ये डिस्काउंट पर एक तरह से जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जरा ये ध्यान दीजिएगा कि इनका जारी करने का जो तंत्र है वो डिस्काउंट पर है। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो भारत सरकार की तरफ से मान लीजिए 96 पर जारी किया गया, मतलब कोई इस ट्रेजरी को खरीदेगा तो मान लीजिए कितने दिन की है? 91 डेज की है। तो अगर 100 रुपये की ट्रेजरी खरीदी गई तो उसके द्वारा भुगतान कितने का किया जाएगा? 96 रुपये का। लेकिन 91 डेज के बाद जब ये ट्रेजरी वापस करेगा तो भारत सरकार उसको कितना रुपए देगी? 100 रुपये। तो डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और जो उसकी फेस वैल्यू होती है, आधार मूल्य, वो एक तरह से यहाँ पर दिया जाता है। तो इस सिस्टम में ये ट्रेजरी बिल काम करता है। 1 साल से कम अवधि है, इसीलिए इसको उधार के लघुकालीन साधन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लघुकालिक उधार का एक तरह से उदाहरण माना जाता है। इससे आप देखिए 50,000 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सरकार की लघु बचत की योजनाएं हैं, तो लघु बचत में सरकार के पास जो पैसा एक तरह से रहता है उसके आधार पर जो प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, तो उससे आप देखें सरकार की तरफ से लगभग आपका
4 लाख करोड़ से ज़्यादा कुछ धन इकट्ठा किया जाता है। इसी के साथ साथ जो राज्य के प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं उनसे अगर हम देखें लगभग आपका 5,200 करोड़ रुपए। या अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें एक आंकड़ा और आपका मिलता है, जो भी आंतरिक ऋण की स्थितियां या पब्लिक अकाउंट का मतलब जैसे मान के चलिए कि जो भी पैसा आपका लघु बचत योजनाओं में है या आपका प्रोविडेंट फंड में, वो सारा इकट्ठा करके आपका लोक खाते में रहता है पब्लिक अकाउंट में, तो वो सब मिलाकर आप देखें लगभग आपका 30,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा हिस्सा है। एक्सटर्नल डेप्ट यानी बाहरी जो उधार लिया जाता है, जैसे मान लीजिए विश्व बैंक से लिया या मान लीजिए किसी देश से लिया, तो ये जो बाहरी उधार है वो लगभग आप देखें यहाँ पर 15,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। तो ये आपका और कैश का जो बैलेंस है ये आपका बचता है, वो अलग हो जाता है क्योंकि ये आपके प्रमुख रूप से भाग है। अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये सारा जो हिस्सा होता है ये अलग अलग धन के भाग हैं जिससे राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा है कितने का? 16 लाख करोड़ से ज़्यादा का। तो उसकी भरपाई करने के लिए ये अलग अलग तरीके से पैसे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाजार उधार के रूप में है सरकारी प्रतिभूति का। इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा गया है। पहला, सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखकर प्राप्त उधार से सबसे अधिक राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इस घाटे के वित्त पोषण में वाह्य उधार सबसे छोटा भाग होता है। देखिए वाह्य उधार की बात करें 15,000 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि स्टेट प्रोविडेंट फंड से आप देखिए केवल 5,200 करोड़ रुपए है। तो सबसे छोटा हिस्सा अगर हम बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंकड़े देखें तो एक्सटर्नल डेट बिल्कुल नहीं है। एक ये है, साथ साथ ये भी आप देखें 3,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा का हिस्सा है। तो सबसे छोटा वाह्य उधार का हिस्सा ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर दूसरा कथन है वो आपका हो जाता है गलत। तीसरा, लघुकालीन उधार इसका अंग है। अभी हमने बात किया किसकी? ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल आप देखें अभी इसका एक भाग है, तो बिल्कुल ये सही बात है। यानी पहला और तीसरा, 1 और 3, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है सी। 1 और 3 यहाँ पर आपके सत्य हैं। तो वित्त पोषण के अलग अलग जो माध्यम है वो ध्यान रखें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ साथ रैंकिंग में एटलीस्ट आप टॉप के जो 2-3 हैं उनको जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च राजकोषीय घाटे को कम करने के कौन से उपाय सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं? देखिए राजकोषीय घाटे को अगर घटाना है, इसका मतलब ये है कि जब राजकोषीय घाटे की हम बात कर रहे हैं तो सरकार का व्यय वो तुलनात्मक रूप में सरकार की जो आय है उससे एक तरह से क्या है, ज़्यादा। यानी हमें करना क्या? हमें करना है कि सरकार की आय को बढ़ाना और व्यय के हिस्से को घटाना। तो आय को बढ़ाकर व्यय घटाकर तभी तो हम राजकोषीय घाटे को एक तरह से हटा सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो आप ध्यान दीजिए। पहला यहाँ पर बोला जा रहा है सरकारी राजस्व आय बढ़ाना। तो अगर सरकार का राजस्व बढ़ता है, राजस्व बढ़ाने का मतलब सरकार के लिए क्या है? दोनों तरह के टैक्स, चाहे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें या अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी कर है, जीएसटी है, आयकर है, निगम कर है, सब जितने भी टैक्स अलग अलग रूप में हैं वो सरकार के अगर बढ़ते हैं तो राजस्व सरकार का बढ़ेगा, तो सरकार को बाजार से उधार लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के पास अपना आय का स्रोत होगा। तो वो घाटे को क्या करेगा? कम करेगा। तो पहला बिल्कुल सही है। सब्सिडी व्यय को तार्किक बनाना। देखिए सब्सिडी व्यय को तार्किक बनाने का मतलब ये है कि जैसे आप देखें सरकार के द्वारा सब्सिडी देने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का उपयोग किया जाता है। इससे आप देखें बड़ी संख्या में जो बोगस एलपीजी कनेक्शन उनको हटाया गया, जो आपके बोगस राशन कार्ड थे वो सिस्टम से हटाए गए। तो सरकार की जो सब्सिडी गलत रूप में लोग उपयोग कर रहे थे वो एक तरह से हटी। तो भ्रष्टाचार जो इसमें था वो घटा, तो उससे सरकार की सब्सिडी के बिल घटते हैं। तो तार्किक का मतलब जो सब्सिडी को पाने के योग्य है वहीं तक सब्सिडी पहुँचे। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो होगा क्या? इससे सरकार का जो व्यय है वो एक तरह से नीचे आता है और व्यय घटेगा तो सरकार के घाटे कम करने की स्थितियां एक तरह से बन सकती हैं। तीसरा, घरेलू बचत को मजबूत करना। अब देखिए घरेलू बचत को मजबूत करने से घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए घरेलू बचत को आप देखिए जब भी बचत एक तरह से बढ़ती है, जैसे मान लीजिए किसी ने बचत किया और बचत के माध्यम से मान लीजिए उसकी तरफ से कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई, तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो कंपनी प्रीमियम के रूप में इकट्ठा करेगी वो उसको कहीं ना कहीं निवेश करेगी। तो आप ये ध्यान दीजिए जब भी भारत में बचत की स्थिति बढ़ती है, जितना सेविंग होगा तो ये बचत आगे अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए घरेलू साधन एक तरह से उपलब्ध कराती है। तो घरेलू संसाधन अगर निवेश के लिए उपलब्ध होता है तो उस आधार पर आप देखें सरकार को बाजार से उधार लेकर निवेश करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के घाटे को कम करने का एक अप्रत्यक्ष साधन होता है कि बचत की स्थितियाँ बेहतर हों। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो बचत वो बढ़ाएंगे, तो आमदनी अगर नहीं बढ़ रही है तो बचत भी नहीं बढ़ेगी। तो उस आधार पर सरकार को अर्थव्यवस्था में कुछ आवश्यक खर्च करने ही पड़ते हैं ये विकास को बढ़ाने के लिए। जैसे कोविड में सरकार ने बड़े पैमाने पर बाजार से उधार लिया अर्थव्यवस्था में व्यय करने के लिए, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था में निवेश को लेकर चाहे विदेशी या घरेलू निवेशक उत्साहित नहीं थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब बचत बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से घरेलू निवेश का साधन एक डेवलप होता है
और वो सरकार के उधार लेने की स्थितियों को रोककर सरकारी घाटे को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकता है। तो तीसरा भी इसमें एक प्रयास माना जाता है। तो तीनों ही आप देखें सरकार का जो उच्च राजकोषीय घाटा है उसको कम करने की स्थितियां बनाते हैं। तो इसलिए उत्तर आपका हो जाता है डी। चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई द्वारा ई कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी के माध्यम से जारी की जाती है। तो देखिए ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, इसके माध्यम से जो भी सरकारी प्रतिभूतियां उनको एक तरह से बाजार में नीलामी के लिए जारी किया जाता है। यानी इसमें ध्यान रखें प्रतिस्पर्धी बिडिंग होती है, कंपिटिटिव बिडिंग होती है। जैसे हम और आप हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों में जब लेन देन करते हैं तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है जिसको हम NDSOM के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर आप देखें कि हम एक तरह से प्रतिस्पर्धी कोई बिडिंग नहीं करते हैं, पहले से जो एक तरह से बाजार में प्रतिभूतियाँ हैं उनमें एक तरह से हम लेन देन कर रहे होते हैं। तो हम और आप यानी जो रिटेल निवेशक हैं सरकारी प्रतिभूतियों में, उन्हें नीलामी करने के संदर्भ में कार्य करने के अधिकार नहीं है, वो इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। तो ये एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने का तंत्र है। NDOM क्या है? ये प्राथमिक एक तरह से बाजार है जहाँ पर सबसे पहले प्रतिभूतियाँ नीलाम की जाती हैं, और ये द्वितीयक है जहाँ पर और आगे चलकर लेन देन की स्थितियाँ बनती हैं। तो दोनों का अंतर जरा ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखें वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि जो आरबीआई के साथ में एक निधि खाता यानी एक चालू खाता रखती हैं, या प्रतिभूति खाता जिसको हम बोलते हैं सहायक सामान्य खाता यानी सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, तो ये रखती हैं, उनको प्रमुख रूप से इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यानी ई कुबेर में पार्टिसिपेट करने की अनुमति है। तो कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा, ये आपको एक तरह से पता होना चाहिए कौन इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। आरबीआई का सार्वजनिक ऋण कार्यालय यानी प्रमुख रूप से आप देखें कि जो पब्लिक डेट ऑफिस है PDO आरबीआई का, वो सरकारी प्रतिभूतियों के रजिस्ट्री और केंद्रीय डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। तो सरकारी प्रतिभूति की जो रजिस्ट्री और एक तरह से डिपॉजिटरी के रूप में संस्था है वो आरबीआई की PDO यानी पब्लिक डेट ऑफिस काम करता है। तो तीसरा कथन भी सत्य है, तीनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो डी। तो सरकारी प्रतिभूति के संदर्भ में ये आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए ASBA के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने ऑनलाइन रूप में या आपने आपके फैमिली में किसी पर्सन को अगर आप ऐसा जानते हो जिन्होंने IPO में अप्लाई किया हो, तो IPO यानी पहली बार किसी कंपनी के द्वारा बाजार में अपने जब शेयर लाए जाते हैं, कभी कभी पहली बार शेयर लाने के बाद दोबारा भी शेयर लाया जाता है जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो पहली बार तो IPO, लेकिन बाद में मान लीजिए फिर से वो कुछ शेयर और जारी करना चाहते हैं, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जैसे हाल फिलहाल में आप देखें आइडिया की तरफ से अपने जो शेयर हैं वो जारी किए गए थे, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें। तो ये यहाँ पर आप देखें तो IPO सबसे ऐसे LIC अपना IPO लेकर आया, पहली बार बाजार में शेयर LIC के उपलब्ध कराए गए, तो वो IPO कहलाता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी का IPO आया हुआ है, उसमें शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए रहता है कि आपको एक मैंडेट देना पड़ता है। आप देखें UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, और UPI की अपने ऐप पर जैसे गूगल पे या फ़ोन पे किसी पर भी जाकर आप मैंडेट को जैसे अप्रूव करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप IPO में 10 शेयर लेने वाले हैं या 10 लॉट लेने वाले हैं, और उसके लिए मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की मैक्सिमम आवश्यकता है, तो ये 10,000 का पैसा है वो आपके अकाउंट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी बैंक ने ASBA के लिए ये 10,000 रुपये ब्लॉक कर दिए हैं। जिस दिन IPO जारी होगा, अगर आपको IPO मिल गया तो आपके खाते से 10,000 रुपये कटेंगे, और वो जो शेयर है 10 लॉट वाला वो आपके खाते में डीमैट में दिखाई पड़ेगा। तो ये ASBA का काम करने का तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि आपको IPO में शेयर नहीं मिला, क्योंकि मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये तो एक तरह से आप देखें कि एक वहाँ पर अलग अलग जो लोग वहाँ पर बिडिंग कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, उसके आधार पर रहता है। तो जरूरी नहीं है आपको IPO में शेयर मिल ही जाए। अगर नहीं मिला तो जैसे नहीं मिलेगा उसके बाद बैंक के माध्यम से आपका पैसा वो फ्री कर दिया जाएगा, और वो आपके खाते में फ्री है, अब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ASBA के माध्यम से आप देखें पैसे को ब्लॉक करके IPO में उसे यूज़ होना है या नहीं होना है वो देखा जाता है। तो कुछ समय के लिए पैसा आपका ब्लॉक रहता है, जैसे मान लीजिए 3 दिन के लिए ब्लॉक है, तो पैसा जब ASBA में आपकी बैंक खाते में ब्लॉक रहता है IPO खरीदने के लिए, तो ध्यान रखें उस पर आपको ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो ब्याज आपको देता रहेगा, ठीक है। और साथ साथ ये ध्यान रखें कि ये हमने बात की IPO क्या है? IPO प्राइमरी एक तरह से मार्केट है, प्राथमिक बाजार है। यहाँ पर पहली बार केवल शेयर लाए जाते हैं, लेकिन शेयर जो बाजार में है उसको अगर खरीदना बेचना है तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट, जैसे BSE, NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ध्यान रखें ASBA का जो तंत्र है
वो आपका प्राथमिक यानी आईपीओ या एफपीओ जैसा जो मार्केट है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ना कि सामान्य शेयरों के लेन देन करने के लिए। तो ये आपका द्वितीयक बाजार के लिए प्रमुख रूप से आपका उपयोग किया जाता है, और आप देखें इसे प्रमुख रूप से सेबी की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। और इसमें ब्लॉक की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो ये गलत है। तो ये बोला गया ये द्वितीयक बाजार में ये तो सही है, लेकिन ये कहना है कि इस पर ब्याज नहीं मिलता, ये गलत है, क्योंकि इस पर ब्याज मिलता है। पैसा आपका जितने भी दिन ब्लॉक रहे उस पर ब्याज आपको बैंक देगा। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सत्य है। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो केवल द्वितीयक बाजार के, देखिए यहाँ पर द्वितीयक बाजार जारी किया गया है। फिर से जरा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी गलत है। द्वितीयक बाजार का मतलब क्या है? जैसे बीएसई और हम एनएसई की बात करें तो बाजार में जो शेयर आ चुके हैं उनका लेन देन नहीं, जो बाजार में पहली बार है, हमने अभी यही चर्चा किया, तो वो किसका है? वो प्राथमिक बाजार का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केवल द्वितीयक बाजार। तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था प्राथमिक। तो केवल प्राथमिक बाजार के लिए आईपीओ एफपीओ उसके लिए एएसबीआई का उपयोग किया जाता है, ना कि आपका सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर शेयरों का लेन देन हो रहा हो। तो इस आधार पर पहला कथन भी गलत है। तो हमने जो स्टार्ट में जो सही कर दिया था, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहला कथन भी आपका गलत है, क्योंकि द्वितीयक लिखा है न कि प्राथमिक बाजार। और दूसरा तो मान लीजिए गलत है ये, क्योंकि जो पैसा आपका आईएसबीआई में ब्लॉक किया जाता है उस पर आपको ब्याज मिलता रहता है। तो दोनों गलत है, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाता है डी, ना तो एक ना ही दो। चलिए 17वें प्रश्न में चलते हैं। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो एससीटी की अगर हम बात करें, देखिए एससीटी के संदर्भ में चर्चा में ये इसलिए रहा था क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखें कि एससीटी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की गई थी, क्योंकि एक ही सदस्य उसमें था। ये 3 सदस्यों का एक तरह से एक ट्राइब्यूनल होता है, और इसमें आप देखें कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करता है, एक इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में व्यक्ति काम करता है, एक इसमें टेक्निकल यानी जो भी कह सकते हैं कि पूंजी बाजार का जानकार होता है, तो यहाँ पर एक टेक्निकल यानी आपका तकनीकी सदस्य होता है, और एक यहाँ पर जुडिशियल मेंबर रखा जाता है। तो एक आपका जुडिशियल मेंबर, तो 3 सदस्य होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक तकनीकी सदस्य और एक आपका न्यायिक सदस्य। तो 3 सदस्यों को मिलाकर ये आपका एससीटी एक तरह से बनता है। और ध्यान रखें इसका गठन 1992 में सेबी कानून के माध्यम से किया गया था। तो सेबी का जो कानून है आपका 1992 का, उसी के माध्यम से एससीटी का गठन किया गया था। इस आधार पर पहला कथन हो जाता है गलत, क्योंकि एससीटी ऐसा कोई एक्ट अलग से नहीं है। तो एससीटी के संदर्भ में एससीटी कोई कानून नहीं है 2002 का, 1992 का कानून है सेबी का, क्योंकि 1992 के सेबी कानून के माध्यम से आप देखें सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं सेबी का गठन 1988 में हो चुका था, लेकिन इसको संसद से किसी तरह की वैधानिक शक्तियां नहीं थी, जो 1992 के सेबी कानून के माध्यम से उसको दी गई। और उसी आधार पर आप देखें इसी कानून का प्रभाव था कि भारत में एससीटी का गठन किया गया। इसका मतलब ये है कि भारत में जो पूंजी बाजार का नियामक है कौन है? सेबी। सेबी का मान लीजिए किसी भी तरह का कोई विवाद है आपका, शेयर का लेन देन या बॉन्ड का लेन देन, और आपने सेबी में अपील की और सेबी ने आपके मामले का निपटारा किया और आप उस समाधान से खुश नहीं हैं, तो सेबी का जो भी एक तरह से निर्णय होता है उसके खिलाफ आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं? तो निर्णय के खिलाफ अगर मान लीजिए आपको अपील करनी है तो आपको अपील करने का सिस्टम दिया गया एससीटी, आप यहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं। आगे चलकर इसमें परिवर्तन किए गए, सेबी के साथ साथ इसमें आगे चलकर जोड़ दिया गया किसको? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन के संदर्भ में जो भी आपके विवाद हैं, अगर पीएफआरडीए का निर्णय आपको लगता है कि सही नहीं है, आप इसके खिलाफ भी एससीटी में जाकर अपील कर सकते हैं। आगे चलकर एक और यहाँ पर परिवर्तन किया गया, यानी अगर हम बात करते हैं भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी अगर इरडा की तरफ से कोई निर्णय बीमा के संदर्भ में आपको दिया गया, मान लीजिए बीमा के संदर्भ में आपका कोई केस था, कोई विवाद ऐसा था, कोई पॉलिसी को लेकर या कोई और विवाद था, जो आपने इरडा में एक तरह से केस फाइल किया, इरडा ने आपको जो निर्णय दिया आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो इरडा के खिलाफ भी अपील आप कहाँ जाती है? सेट में। तो सबसे पहले सेबी आया, बाद में इसमें पीएफआरडीए और इरडा को एक तरह से जोड़ा गया। तो तीनों संस्थाओं के खिलाफ जो अपील है वो एससीटी यानी प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के द्वारा सुनी जाती है। तो ये जरा आप ध्यान रखिएगा। तो पहला तो गलत है, क्योंकि ये सेबी एक्ट 1992 के द्वारा गठित है, ना कि सेट एक्ट, तो पहला गलत है। दूसरा, ये एक 3 सदस्यीय निकाय जिसमें सभी सदस्य न्यायिक होते नहीं, एक सदस्य न्यायिक, एक आपका तकनीकी और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो ये दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, इसके द्वारा केवल, देखिए ये शब्द फिर से आ गया, खतरनाक शब्द है केवल, हमेशा बहुत सावधानी से इसे जब भी ये आए तो उस ऑप्शन को बहुत सावधानी से पढ़ें।
केवल सेबी के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाती है। नहीं, सेबी शुरुआत में था, ये कहा जाता है कि इसके गठन के प्रारंभ में, तब सही था, लेकिन अब इसमें इरडा और साथ साथ अगर हम बात करें पीएफआरडीए, उसके मामले भी सुने जाते हैं। तो तीसरा भी गलत, तीनों गलत है, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाता है डी, सभी तीनों कथन असत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रुपया के मूल्य में गिरावट होने निम्न में कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं। यानी अगर रुपए के मूल्य में गिरावट होती है, प्रमुख रूप से प्रश्न का मतलब यह है कि रुपए के मूल्य में अगर गिरावट होती है तो संभावित कौन से प्रभाव हो सकते हैं। तो रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि $1 आपका है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 70 रुपये का, और मान लीजिए $1 आगे चलकर बढ़कर हो जाता है 80 रुपये का, तो ये क्या हुआ, रुपए के मूल्य में गिरावट, क्योंकि $1 के लिए आपको पहले 70 रुपये देना था, अब 80 रुपये देना पड़ेगा। तो डॉलर एक तरह से मजबूत हो गया, रुपए हो गया कमजोर, तो ये रुपए के मूल्य में गिरावट। अब इससे क्या क्या संभावित प्रभाव होंगे। पहला देखिए, निर्यात का प्रतिस्पर्धी होना। देखिए निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत का सामान खरीद रहा है, तो पहले $1 में 70 रुपये है, तो पहले $1 में भारत का वो 70 रुपये का ही सामान ले सकता था, अब कितने का ले पाएगा, 80 रुपये का सामान। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा खरीद कर सकता है, तो निर्यात प्रतिस्पर्धी होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके निर्यात बेहतर रूप में एक तरह से विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही आपका कथन है। और आप देखिए चीन जैसी अर्थव्यवस्था की बात करें, जो निर्यातक अर्थव्यवस्था है, वो लगातार अपनी मुद्रा का डॉलर की तुलना में, उनकी मुद्रा अगर हम युआन की बात करें या रेनमिनमी जिसको बोलते हैं, तो चीन के द्वारा अपनी मुद्रा जो युआन होता है उसका लगातार अवमूल्यन किया जाता है। जैसे मान लीजिए $1 में 10 युआन है, उसको गिराकर वो कर देंगे 12, उससे उनके निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, वो बड़े पैमाने पर निर्यात करती है, इसीलिए चीन के द्वारा अवमूल्यन के माध्यम से अपनी मुद्रा को कमजोर करके अपने निर्यात को सस्ता किया जाता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, आयात का सस्ता होना। देखिए आयात तो महंगा हो गया, 70 की जगह 80 रुपये। मान लीजिए विदेश से आप कच्चा तेल मंगा रहे हैं, $1 आपको देना है, पहले 70 रुपये देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा, 80। तो निर्यात का सस्ता होना, ये प्रभाव एक तरह से निर्यात क्या हो जाएंगे, महंगे, तो दूसरा गलत है। तीसरा, चालू खाते घाटे में वृद्धि। देखिए भारत की बात करें तो निर्यात प्रतिस्पर्धी से हमारे यहाँ डॉलर तो आएगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत बड़े आयातक भी हैं, हम उतने बड़े निर्यात की अर्थव्यवस्था नहीं जैसा चीन है। जैसे आप देखें, हमें कच्चे तेल का अपनी आवश्यकता का 80 से 85% क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, डॉलर। उसी के साथ साथ आप देखें अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक खाद है वो हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, यूरिया है, DAP, MOP। इसी के साथ साथ अगर हम दाल की बात करें बड़े पैमाने पर आयात होता है, या अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं जो हमारा एडिबल और खाद्य तेल है, तो ये हमारे कुछ बड़े आयात हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं हमें आयात में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हमारे आयात जब एक तरह से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो जब हम चालू खाते की बात करते हैं तो चालू खाते में आप प्रमुख रूप से ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, तो उसमें 2 भाग रहते हैं, एक होता है चालू खाता और दूसरा प्रमुख रूप से कहलाता है पूंजी खाता। पूंजी खाता जैसे अलग अलग प्रकार के FDI, FII या मान के चलिए वाणिज्यिक उधार, ये सब आपके शामिल होते हैं क्योंकि ये पूंजीगत लेन देन है। और चालू खाते में प्रमुख रूप से आप देखें, जैसे हम आयात की एक तरह से बात करते हैं या निर्यात की बात करते हैं, दोनों इसमें शामिल होते हैं, वस्तु और सेवाएं। ये ध्यान रखिएगा, सेवाओं के वस्तु के, जब हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सेवा का मान लीजिए हम आयात करें या निर्यात करें, इसे अदृश्य में या इनविजिबल कैटेगरी में एक तरह से रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनविजिबल में रखा जाता है सेवा क्षेत्र के जो भी निर्यात और आयात होते हैं। तो वस्तुओं का या सेवाओं का आयात निर्यात वो आपका चालू खाते में है। कोई भी विदेश से मान लीजिए प्रेषण का पैसा हमारे पास आ रहा है वो होगा, किसी तरह का अनुदान आ रहा है विदेश से वो होगा, किसी तरह का मान लीजिए गिफ्ट आ रहा है वो आपका शामिल होगा। तो ये सारे के सारे आपके किसमें, चालू खाते में। तो प्रमुख रूप से अगर हम आयात निर्यात की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि अगर हमारे आयात महंगे हो, क्योंकि हमारा रुपये क्या हो गया, रुपये हो गया कमज़ोर, तो उससे हमें एक तरह से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है अपने आयात के लिए। तो ऐसी स्थिति में आयात जब आपका बढ़ जाएगा तो चालू खाता आपका घाटा होने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल यह सही बात है कि चालू खाते घाटे में, यानी जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके एक वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर बनती है। ध्यान दीजिए, अगर भारत चीन जैसी निर्यातक अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर होता तो ये प्रभाव शायद उतना अधिक नहीं होता। चौथा, मसाला बॉन्ड जारीकर्ता को हानि। ठीक है, मसाला बॉन्ड जारीकर्ता का मतलब, ऐसे मसाला बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, ये ऐसे बॉन्ड हैं जो भारतीय कंपनी चाहे सरकारी हो या एक तरह से निजी क्षेत्र की हो, उनके द्वारा विदेशी बाजार में जारी किए जाते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है, ये रुपए में बॉन्ड जारी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मसाला बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का है
तो मान लीजिए अमेरिका के शेयर अमेरिका के मार्केट में जारी किया गया, तो जो अमेरिका का निवेशक है मान लीजिए उसके द्वारा वहाँ पर $1,00,000 खर्च किया जाता है, तो $1,00,000 में कितने रुपए होंगे? वो रुपए यानी 1 करोड़ का ही खरीदेगा, वो डॉलर को रुपए में बदल कर जब इसको खरीदेगा। यानी जो मसाला बॉन्ड को जारी करने वाला है उसको बॉन्ड पर जो पैसा आएगा वो रुपए में आएगा, वो जो उसका ब्याज देगा वो आपका देगा किस पर? रुपए में देगा। कोई डॉलर में या किसी और मुद्रा में लेन देन नहीं होता है। लेकिन जो निवेशक है, जैसे मान लीजिए किसी अमेरिकी निवेशक ने $1 का मसाला बॉन्ड खरीदा और $1 मान लीजिए कितने रुपए का था? 20 रुपए का। तो ये मसाला बॉन्ड उसने खरीदा, अब उसको ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए मसाला बॉन्ड 2 साल का पूरा हो गया, अब ये अपना पैसा लेना चाहता है वापस। मान लीजिए $20 के जगह घटकर हो गया कितने का? 10 रुपए का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो 10 रुपए की वैल्यू है तो उससे तो 20 रुपए यहाँ पर मिलना है। अब क्योंकि डॉलर कितने का हो गया? 10, तो उसको 20 रुपए मिलने वाला है, तो भारतीय कंपनी उसको 20 रुपए देगी उस बॉन्ड के लिए। लेकिन $1 में अब केवल 10 रुपए हैं। इसका मतलब है कि अब उसको वहाँ पर कितने डॉलर मिल जाएंगे? $2, उसको फायदा हो गया। मान लीजिए 20 से बढ़कर हो जाता है ये 40 रुपए का, $1 में 40 रुपए, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 20 रुपए। अब उस समय देखिए वो कितना उससे बना पाएगा, तो 20 रुपए मतलब कितना हुआ? आधा डॉलर, उसको घाटा हो गया। तो जब भी हम मसाला बॉन्ड की बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि जो जारी करता है उसको किसी भी तरह का विनिमय दर एक्सचेंज रेट का कोई घाटा लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये रुपए में जारी किए गए बॉन्ड होते हैं। इसमें मूलधन ब्याज सब कुछ रुपए के अंदर लेन देन होगा। जो इसमें निवेशक है, जो विदेशी निवेशक है, सारा का सारा जोखिम उसका है। अगर विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं तो उसके लाभ और हानि की स्थितियां बनेंगी। तो इस आधार पर ये जारी करता नहीं, ये हानि किसको होगी? जो इसमें निवेशक होगा मसाला बॉन्ड में। तो इस आधार पर आपका जो चौथा कथन है वो गलत है। तो 1 और 3 यानी यहाँ पर उत्तर आपका हो जाता है ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। WTO सदस्यों के बीच विवादों से निपटने के लिए विवाद निपटान तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, WTO के अलग अलग देशों में जो विवाद की स्थितियां हैं उसके समाधान को लेकर ये तंत्र WTO में बना हुआ है। लेकिन 2019 से अगर हम देखें तो इसी आपके जो विवाद निपटान तंत्र है इसी में इसके निर्णय के संदर्भ में अपील करने के लिए आप देखें एक अपीलेट बॉडी होती है, वो 7 सदस्यों की होती है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो WTO में विवाद निपटान का जो तंत्र है वो काफ़ी हद तक निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और आप देखें 2024 में इसे पूरी तरह से सक्रिय करने के बारे में जिनेवा 2022 की जो WTO की बैठक थी उसमें निर्णय किया गया था कि 2024 तक पूरी तरह से अपीलेट बॉडी को या अपीली जो निकाय है उसको एक तरह से एक्टिव किया जाएगा। तो यहाँ पर तंत्र क्या है? जैसे मान लीजिए किसी तरह का विवाद है तो WTO में सबसे बड़ी एक तरह से अगर हम देखें कि जो संस्था होती है वो वहाँ पर कहलाती है सामान्य परिषद यानी जनरल काउंसिल। तो WTO में निर्णय लेने के लिए सबसे ऊपर अगर हम संस्था देखें तो जनरल काउंसिल रहती है। तो सबसे निर्णय की प्रमुख रूप से बात करें तो जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है WTO की, वो निर्णय करने की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन WTO में सर्वोच्च संस्था के रूप में जनरल काउंसिल, जिसमें WTO के सारे देश शामिल होते हैं। तो सामान्य तौर पर जो जनरल काउंसिल है उसमें आप देखें तो सारे के सारे सदस्य WTO के शामिल होते हैं। किसमें? जनरल काउंसिल में। तो जब भी कोई विवाद WTO में आता है तो ये जो जनरल काउंसिल है यही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में काम करती है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि WTO में अलग से कोई विवाद निपटान तंत्र नहीं है। जो सामान्य परिषद है जिसमें WTO के सभी देश शामिल हैं, अगर उनके विवाद उनके सामने आता है अलग अलग देशों के बीच का, तो वही संस्था आपकी एक विवाद निपटान निकाय के रूप में काम करती है। तो पहला आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, सामान्य परिषद WTO सदस्यों के बीच विवादों से निपटने के लिए एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करती है। अब ये संस्था जब विवाद निपटाने के लिए एक निकाय के रूप में काम कर रही है तो ये क्या करती है, इसके द्वारा पैनल बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस है और देश आपस में कोई सुलह नहीं कर पा रहे तो पैनल बनाकर रिपोर्ट ली जाती है। अब पैनल की जो रिपोर्ट है उसको ये जो निकाय है वही स्वीकार करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर पैनल की रिपोर्ट स्वीकार हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर स्वीकार नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में एक तरह से इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो पैनल के खिलाफ रिपोर्ट की अपील करने के लिए ही आप देखें अपीली निकाय गठित किया गया है। यानी जो मामला गया था पैनल के माध्यम से, पैनल ने जांच किया और अपना निर्णय दिया, निर्णय को विवाद निपटान निकाय ने स्वीकार नहीं किया मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अपील एक तरह से होती है। तो जो देश उसको निर्णय को नहीं मानना है तो एक अपील यहाँ पर दायर होती है और उसके लिए अपीली निकाय काम करता है। इसमें 7 एक तरह से सदस्य होते हैं और कोई भी अपीली निकाय काम करेगा तो कम से कम इसमें 3 सदस्य होने चाहिए। तो ये 7 सदस्य होते हैं, इनको 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और इनको पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। अब 2019 के बाद से आप देखें कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के समय से इसमें अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति को रोका गया
और आज ऐसी स्थिति है कि इसमें कम से कम जो 3 सदस्य होने चाहिए वो नहीं है। तो ये जो अपीली निकाय है वो WTO में एक तरह से इनएक्टिव पड़ा हुआ है। 24 में उम्मीद है कि इसको पूरा कर दिया जाएगा सारे सदस्य नियुक्त करके, लेकिन अभी भी एक तरह से वैसी स्थिति पूरी तरह से नहीं है। तो अमेरिका का मानना है कि अपीली निकाय के जो निर्णय हैं वो उसके खिलाफ थे या उसको बहुत उसे लाभ नहीं हुआ, उस कारण से वो उससे एक तरह से पीछे हटता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो WTO के जो सदस्य हैं तो 7 व्यक्तियों का स्थायी निकाय है और WTO सदस्यों द्वारा लगाए गए विवादों में पैनल द्वारा जारी रिपोर्ट के खिलाफ अपील को सुनता है। तो पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हैं तो अपीली निकाय में जा सकते हैं जो 7 सदस्यों का है, और कोई भी रिपोर्ट सुनने के लिए कम से कम 3 सदस्य का कोरम होना चाहिए, वो है ही नहीं, तो ये निकाय अभी सक्रिय रूप में नहीं है। 4 वर्ष का कार्यकाल एक सदस्य का रहता है और उसकी पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अलग अलग देश के जो सदस्य हैं वो विशेषज्ञ होते हैं जो व्यापार के संदर्भ में उनको यहाँ पर एक तरह से नियुक्ति मिलती है। तो दूसरा कथन अगर आप देखें तो ये आपका सही है। अपीली निकाय पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है। तो अपीली निकाय करता क्या है, पैनल की जो रिपोर्ट है उसको सेम रखेगा या चाहे तो उसमें कुछ परिवर्तन कर दे या बिल्कुल बदल सकता है। तो तीनों तरह की यहाँ पर उसको अधिकार रहते हैं। और अपीली निकाय की जो रिपोर्ट है उसको विवाद निपटान निकाय अपनाता है, और कैसे, सभी सदस्य की तरफ से यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। अगर एक भी सदस्य ने विरोध कर दिया तो रिपोर्ट एक तरह से स्वीकार नहीं होगी। तो यहाँ पर आम सहमति के माध्यम से किया जाता है। देखिए, आपने अपील तो कर ही लिया, अगर आपको कोई विवाद था, समस्या थी, तो अपीली संस्था का जो निर्णय होता है फिर अंतिम रूप में आपको कहीं ना कहीं मानना रहता है। तो ये जो आपका विवाद निपटान निकाय है, कौन है वो, सामान्य परिषद। तो विवाद निपटान निकाय के रूप में जब वो अंतिम रूप में अपीली निकाय की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है सभी सदस्यों की सहमति से, तो विवाद का समाधान एक तरह से माना जाता है। तो ये WTO में विवाद के निपटान करने का पूरा तंत्र है। तो ये क्रम बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो चारों सही है, इसीलिए उत्तर आपका हो जाता है डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अखबारों में प्राय दिखाई देने वाला जुड़वा घाटा शब्द किससे संबंधित है। देखिए, जुड़वा घाटा, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ट्विन डेफिसिट। देखिए, दो तरह के घाटों को बताता है। पहला राजकोषीय घाटा, यानी देश की सरकार के घाटे के संदर्भ में आय और व्यय का जो अंतर है प्रमुख रूप से, और एक कहलाता है चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। और चालू खाते जब हम चालू खाते घाटे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा समस्या आती है आयात निर्यात को लेकर जो समस्याएं हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अगर निर्यात बेहतर है, आयात स्थिति कम है, तो स्थिति अच्छी है, चालू खाता घाटा नहीं है। लेकिन कहीं पर आयात बहुत बढ़ता जा रहा है, निर्यात उतना नहीं हो रहा है, तो उस आधार पर क्या होगा, उनका चालू खाता घाटा। तो चालू खाते घाटे और राजकोषीय घाटे की स्थितियां किसी अर्थव्यवस्था में जब रहती हैं तो हम कहते हैं कि वो जुड़वा घाटा या ट्विन डेफिसिट से एक तरह से ग्रसित है। तो दोनों ही घाटे आप देखें कि चालू खाते घाटे का मतलब क्या है, आपके यहाँ निर्यात बेहतर रूप में उत्पादित नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ लागत ज़्यादा है या आपके सामान में गुणवत्ता नहीं है, विदेशी बाजार आपको उपलब्ध नहीं है, तो आपके डॉलर के रूप में अर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो आपकी अर्थव्यवस्था अगर प्रतिस्पर्धी नहीं है तो आपकी अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और निवेश नहीं आएगा तो आपके देश में जो संसाधन है उसको कैसे दोहन किया जाएगा। तो सरकार को खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा या सरकार लेगी उधार। तो मान कर चलिए कि चालू खाते घाटे में अगर स्थितियां बढ़ती हैं तो ये राजकोषीय घाटे पर भी आगे चलकर एक तरह से प्रभाव डालता है। तो दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं लिंक है, इसीलिए ट्विन डेफिसिट कहा जाता है कि अगर ये जुड़वा घाटे किसी अर्थव्यवस्था में है तो वहां पर समस्या काफी विकट रूप में बनी हुई है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, 1 और 3 अब ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं ट्विन डेफिसिट। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्न में से कौन से आधारों पर की जाती है। तो कि CACP की तरफ से आप देखें मांग और आपूर्ति, ये तो देखा ही जाता है। अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा एक तरह सप्लाई है और उतनी मांग नहीं है तो क्या होगा, मूल्य गिरेगा। तो उनकी सिफारिश होगी मूल्य थोड़ा बढ़ा दिया जाए जिससे किसानों को लाभ हो पाए। उत्पादन लागत, इसमें आप देखें जैसे आपका A2 लिया जाता है, ये A2 प्लस FL ज़्यादातर भारत में यही लागू होता है। या अगर हम बात करें C2, तो A2 का मतलब एक तरह से प्रमुख रूप से जो भी अलग अलग इनपुट होते हैं खेती में, जैसे खाद है, सिंचाई है, बीज है, उनके संदर्भ में जो लागत है वो देखकर उत्पादन लागत देखी जाती है। A2 प्लस FL का मतलब ये होता है कि परिवार जो भी उसमें काम कर रहा है खेती में उसकी लागत भी जोड़ दी जाती है A2 में, तो वो A2 प्लस FL का मतलब फैमिली है। और C2 का मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के, मान के चलिए जैसे उधार लिया गया तो उसके ब्याज जो भी किसान को देने पड़ेंगे, या उसके पास जो दूसरे एसेट है, मान लीजिए मकान है, कोई अन्य संपत्ति है, तो उन सब के हिस्से भी शामिल किए जाते हैं, तो वो आपके कहलाता है C2। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की लागत C2 में निकलती है, फिर A2 FL में, उससे कम और सबसे कम निकलती है A2 में। तो भारत में अगर आप देखें तो A2 प्लस FL को प्रमुख रूप से जो भी आपका MSP है उसके लिए उपयोग किया जाता है।
तो उत्पादन लागत भी शामिल है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में मूल्य का रुझान कैसा, मूल्य की स्थिति क्या है। विदेशी बाजार में मान लीजिए बहुत महंगा है, तो भारत के सामान के विदेशी बाजार में बिकने की संभावना है, तो उस आधार पर बहुत ज़्यादा एमएसपी नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि सामान सस्ता रहेगा तो विदेशी बाजार में आसानी से बिक पाएगा। तो वो भी एक तरह से कारक देखा जाता है। अंतर फसल मूल्य समता, मान लीजिए गेहूं और धान को बहुत ज़्यादा एमएसपी बढ़ा दिया गया और दालों का उतना नहीं बढ़ाया गया, तो उसका उत्पादन कम किसान करेंगे और धान और गेहूं का ज़्यादा करेंगे। तो अलग अलग फसलों में जो एमएसपी दिया जाता है, कुल कितनी फसलें हैं, 23। तो जो एमएसपी दिया जा रहा है, सब में देखा जा रहा होता है कि एमएसपी अलग अलग फसल में इस रूप में बढ़ाया जाए, किसी एक को ज़्यादा एक तरह से वरीयता किसान ना देने लगे। तो ये अंतर फसल मूल्य समता भी देखी जाती है। उत्पादन लागत पर न्यूनतम 150% का मार्जिन, नहीं, ये कितना है, 50% का मार्जिन, 150 नहीं है 50, तो ये पांचवा गलत है। तो ये 4 यहाँ पर प्रमुख रूप से आपके देखें तो शामिल है। तो चारों शामिल हैं, तो आपका उत्तर होता है डी, 1 2 3 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गेट्स के मोड 2 के भाग के रूप में माना जा सकता है। देखिए गेट्स का मतलब है देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से हम बात करें तो ये एक तरह का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये आप ध्यान रखिए, सेवा क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जो WTO का समझौता है उसका भाग है। जैसे ट्रिप्स की बात करें, जो आपका एक तरह से जुड़ा हुआ किसके साथ में, अगर हम बात करें IPR के लिए, तो गेट्स की अगर हम बात करें तो ये सेवा क्षेत्र के संदर्भ में है। और इसमें आप देखें अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। तो इसमें आप देखें 4 प्रमुख रूप से मोड होते हैं। पहला मोड का मतलब है, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, तो सेवा क्षेत्र का जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक उपभोक्ता मान लीजिए दूसरे, यहाँ पर मान के चलिए कि दूसरे देश का सप्लायर है, उसने सामान को दूसरे देश में एक तरह से पहुंचाया। जैसे मान लीजिए अमेरिका कोई व्यक्ति है, भारत में किसी सामान की सप्लाई कर रहा है या भारत में किसी सामान को बेच रहा है, तो ये क्या है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, इसको हम बोलेंगे मोड 1। तो ये मोड 1 कहलाता है सेवा क्षेत्र में। तो गेट्स के नियम में इसको मोड 1 कैटेगरी में एक तरह से माना जाता है। दूसरा अगर हम देखें कंजम्पशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश में गया और वहाँ पर उसने जो खपत किया, तो ये क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देश में जाना है, तो ये कहलाता है मोड 2। मोड 3 का मतलब है कि मान लीजिए विदेशी कंपनी है, भारत में मान लीजिए कोई होटल खोला हुआ है, कोई मान लीजिए कोई कंपनी दूसरी खोली हुई है और उसका उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। तो विदेशी कंपनी है, भारत में निवेश करके यहाँ पर काम कर रही है और भारत का उपभोक्ता उसको उपयोग कर रहा है, तो वो कहलाएगा मोड 3। ये कमर्शियल एक तरह से उपस्थिति मानी जाती है। और मोड 4 का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति एक तरह से दूसरे देश में जाकर वहाँ पर सुविधाएं देता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल सर्विस है, डॉक्टर है मान लीजिए, या लॉयर है, अमेरिका का हमारी रजिस्टर्ड लॉयर है, भारत में आकर सेवाएं दे रहा है, तो ये क्या है, ये एक नेचुरल पर्सन का दूसरे देश में जाकर सर्विस देना। या डॉक्टर भारतीय मूल का है, भारत का रजिस्ट्रेशन है और जाकर अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहा है। या मान लीजिए अगर हम ऐसे प्रोफेसर की बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में, तो बहुत सारे भारतीय मूल के जो लोग हैं बाहर के देशों में जाकर एक तरह से विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो मोड नंबर 4 है। तो अलग अलग रूप में सेवाएं देने का तरीका ये 4 रूप में रहता है। अगर हम WTO में गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, व्यापार के क्षेत्र के समझौते की बात करें, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पूछा गया मोड 2। तो जैसे विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आ रहा है, तो मोड 2 का मतलब क्या है, मोड 2 का मतलब यह है कि एक तरह से आप देखें यहाँ पर जो व्यक्ति है वो दूसरे देश में जाएगा। तो अगर मान लीजिए मरीज हमारे यहाँ आ रहा है तो बिल्कुल सही है, मोड आपका 2 होगा। ये विदेशी पर्यटक भारत आ रहे हैं, तो विदेशी भारत में आ रहा है, तो कंज्यूमर यहाँ पर आ रहा है, तो वो क्या है, ये भी आपका मोड 2। भारतीयों ने भारत में सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण किया और विदेशी स्वामित्व वाले होटल में ठहरे, ये मोड 3 है। तो विदेशी कंपनी का होटल भारत में है जिसमें हम और आप मान लीजिए जाकर रुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये मोड 3 कहलाएगा। तो ये आपका तीसरे प्रकार का सेवा का भाग है, जबकि पहले 2 क्या है, मोड 2। तो चारों को एक तरह से अलग अलग रूप में आप ध्यान रखें। तो 1 और 2 है, तो उत्तर हमारा हो जाता है बी। 23वां देखते हैं, निम्नलिखित को उनके एकीकरण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए ये प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के एकीकरण को प्रमुख रूप से दर्शा रहा है कि किस रूप में अर्थव्यवस्था का एकीकरण रहना चाहिए। तो सबसे सामान्य तरीका होता है मुक्त व्यापार समझौते के रूप में। उसके बाद अगर हम देखें तो मुक्त व्यापार समझौते के बाद की जो स्थितियां बनती हैं उसमें आता है सीमा शुल्क बनाकर संघ, यानी कस्टम ड्यूटी को लेकर एक दूसरे को छूट दी जाती है। जैसे अगर हम दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का जो हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, जिसमें आप देखें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और साथ साथ स्वाजीलैंड या जिसे इस्वातिनी कहते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। तो जितने ये 5 देश हैं साकू में, यानी साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, इसमें ये एक दूसरे के यहाँ सीमा शुल्क की बाधा के बिना व्यापार कर सकते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौते जो होते हैं उससे अगला जो चरण है वो माना जाता है सीमा शुल्क का। उसके बाद साझा बाजार, जैसे आप देखें दक्षिण अमेरिका में
एक साझा बाजार काम करता है, इसको हम बोलते हैं मर्कोसुर, जिसमें ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना इस तरह के देश शामिल हैं। तो मर्कोसुर एक तरह का साझा बाजार है। अंतिम रूप में सबसे बड़ी स्थिति होती है आर्थिक संघ। जैसे अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, यूरोपीय यूनियन की, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिखाना सबसे बड़ा एक तरह से क्रम कहाँ पर बनेगा, तो बढ़ते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा साझेदारी कहाँ पर है, चौथे पर। तो ये दो तो नहीं हो सकते, यानी ए और बी के चांस यहाँ पर एक तरह से बनते हैं। तो सबसे आपका छोटा हो गया 2, उसके बाद आपका 1 सीमा शुल्क, उसके बाद आपका साझा बाजार, फिर आपका आर्थिक संघ। तो उत्तर क्या हो गया, बी। तो मुक्त व्यापार समझौता, सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार, आर्थिक संघ, उससे भी बड़ा राजनीतिक संघ। जैसे आप देखें कि यूरोपीय संघ में एक ही प्रकार की मुद्रा है, एक सेंट्रल बैंक बन गया है, एक आप देखें पार्लियामेंट उनकी बनी हुई है, तो राजनीतिक एकीकरण की स्थिति में भी वो जा रहा है। तो वो आर्थिक एकीकरण का सबसे कह सकते हैं अंतिम एक तरह से हिस्सा यहाँ पर माना जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। RODTP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो आप देखें भारत सरकार के द्वारा 2021 जनवरी से प्रभावी इस योजना के माध्यम से कोशिश ये है कि जो भी भारत के निर्यातक हैं उनके द्वारा जो भी सामान विदेश में निर्यात किया जा रहा है, तो मान लीजिए कच्चा माल है उनका, कोई भी एक तरह से रॉ मटेरियल है, तो सामान उत्पादन करने के लिए जो कच्चे माल है उस पर जो मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं या किसी भी तरह की मान लीजिए ड्यूटी दे रहे हैं, वो उनको एक तरह से वापस किया जाए। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि आप वस्तु का निर्यात कीजिए, आप टैक्सों का निर्यात न कीजिए। तो जो भी आपको कच्चे माल या उत्पादन में अलग अलग प्रकार के टैक्स या शुल्क लगते हैं वो हम आपको रिफंड कर देंगे, नगद रूप में नहीं, रिफंड करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो RODTP का प्रमुख रूप से यही उद्देश्य है। और आप देखें इसी को हम बोलते हैं निर्यात की शून्य रेटिंग। यानी आप निर्यात कीजिए वस्तुओं का, आप उसमें करों को या शुल्कों को निर्यात न कीजिए। तो RODTP के माध्यम से इस तरह के शुल्क और जो कर दिए जाते हैं, वो चाहे हम राज्य के स्तर की बात करें, केंद्र के स्तर पर बात करें, या अगर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय, जैसे मान लीजिए आपका नगर निगम, तो स्थानीय तीनों स्तर पर अलग अलग रूप में जो भी शुल्क लगते हैं वो निर्यातकों को वापस किए जाएंगे। ये RODTP का एक तरह से लक्ष्य है। जैसे बिजली के बिल की बात करें, मंडी टैक्स की बात करें, प्रवेश शुल्क की बात करें, या हम GST की बात करें, वैट की बात करें, वो रिफंड करना जो उनके उत्पादन की स्थितियों में उनको भारत में देना पड़ता है। और ये इनको रिफंड किया जाता है किसके रूप में, ध्यान रखिए, स्क्रिप्स के रूप में होता है। यानी ये डिजिटल रूप में, जैसे मान लीजिए किसी निर्यातक को 1 करोड़ रुपए की छूट मिलती है, तो ये 1 करोड़ रुपए उसके खाते में एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा। इस 1 करोड़ के माध्यम से वो क्या कर पाएगा, वो सीमा शुल्क दे सकता है। सीमा शुल्क कहाँ पर, किसी भी तरह के आयात पर। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, एक कंपनी है जो निर्यात करती है, मान लीजिए ये विदेश से मशीन खरीदती है या विदेश से कुछ कच्चा माल खरीदती है, तो कच्चा माल खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क। तो सरकार ये कह रही है कि आपको जो भी हम यहाँ पर टैक्स का वापस करने वाले पैसा है वो नगद नहीं देंगे, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में दे रहे हैं। आप उससे अगर कुछ आयात करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी को दे दीजिए। आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी और दूसरे व्यापारी को आपको कुछ पैसा देना है, तो आप वो पैसा स्क्रिप्ट का उसको दे दीजिए, वो उसका भुगतान कर सकता है। तो एक समय सीमा दी जाती है जिसके अंदर आपको इसका उपयोग करना पड़ता है। तो नगद आपका टैक्स का पैसा वापस नहीं हो रहा है, वो स्क्रिप्ट के रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जिससे आप अपने कुछ आयात पर सीमा शुल्क दे सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक तरह के टैक्स को बचाकर दूसरी तरफ आपको टैक्स देने की सुविधा दी जाती है। यह RODTP में किया जाता है। तो ये आप देखें, पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही है, यह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ध्यान रखिए, इसको अधिसूचना जब की गई थी तो वाणिज्य मंत्रालय ने किया था, लेकिन प्रशासित यानी एडमिनिस्ट्रेट करने की बात करें तो ये वर्तमान में भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके राजस्व विभाग के द्वारा प्रमुख रूप से प्रशासित किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है, अधिसूचित जरूर किया गया था 2022 में। तो ये इसलिए दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है। तो उत्तर आपका ए। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं और इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। अमेरिका, जर्मनी और इटली अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 60% से अधिक भाग स्वर्ण भंडार के रूप में रखते हैं। दूसरा, भारत के पास स्वर्ण भंडार कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 10% से अधिक है। अब इस चार्ट को एक तरह से देखिए, तो आप देखें, अगर हम US, जर्मनी, इटली, फ्रांस इन सबकी बात करें, यहाँ पर आप देखें जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, अमेरिका का आप देखें 68% क्या है, गोल्ड के रूप में है। उनका भंडार आप देखिए लगभग 8000 टन से ज़्यादा का है, तो 68%। जर्मनी का 67 और इटली का देखिए 64। तो ये तीनों देशों का विदेशी मुद्रा भंडार का 60% से ज़्यादा भाग गोल्ड के रूप में है। जबकि फ्रांस का आप देखिए 59 है, रूस का 21, चीन का 4, स्विट्जरलैंड का 6, जापान का 4, भारत का लगभग 8% है। तो हमारा 10 नहीं कितना है, 8%।
और अभी ये ध्यान रखिए कि पिछले अगर हम 5 वर्षों में देखें, यानी 2018 से 2022 के बीच में, तो भारत का जो स्वर्ण भंडार है उसमें आप देखें 36% की पिछले 5 साल में वृद्धि हुई है। तो यह आंकड़ा लगातार एक तरह से भारत का बढ़ा हुआ है। और अभी अगर हम देखें तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार में जितना हमारा एक तरह से हिस्सा गोल्ड का है, वो लगभग अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग आपका 768 एक तरह से टन के आसपास है। अभी हाल फिलहाल में हमने सुना हुआ था कि हमारा जो स्वर्ण का भंडार यूके में रखा हुआ था उसको आरबीआई ने अपने पास वापस बुलाया है। तो आरबीआई अपने वॉल्ट में सुरक्षित रखेगा जो अभी तक यूके में था। तो इस कारण से समाचार में है, तो आप एक तरह से इसे जरूर ध्यान रखिए। तो इसी सत्र के साथ में आप देखें आज के यहाँ पर हम सत्र को समाप्त करते हैं। एक प्रश्न हमारा जो बचा हुआ है उसे हम कल के सत्र में लेंगे। तो एक जो प्रश्न हमारा है, तो हम 25 प्रश्न के टारगेट में थे, तो आज हमने 25 प्रश्न अपने पूरे कर लिए हैं। एक प्रश्न ये वाला जो हमारे 26वां है, तो हम कल इससे शुरुआत करेंगे और आगे जितने प्रश्न हैं तो कोशिश हमारी है कि कल 25 और प्रश्नों को हम कवर करें। तो करंट के साथ में इकोनॉमी के अलग अलग जो पक्ष जुड़े हुए हैं उनको हम प्रमुख रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो चौथा सत्र था उसके पहले भाग में यानी 25 प्रश्न हम कर चुके हैं। कल के सत्र में जो 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आगे के भाग हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि जो भी हम सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर चर्चा करते हैं उनके आधार पर आप एक तरह से अलग अलग जो भी स्टैटिक भाग है इकोनॉमी का उसको करंट से लिंक करके जरूर पढ़ें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में अगर आपने करंट का लिंक नहीं किया तो आपके लिए समस्याएं होती हैं। और उसी लिंक को अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए सबसे आसान एक तरह से सेक्शन बन जाता है। और 15 से 20 जो क्वेश्चन आपके प्रिलिम्स में आते हैं, आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की आप एक तरह से क्षमता डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल के सत्र में यानी 5वां जो और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अंतिम सत्र होगा उसमें आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर रूप में ध्यान रखें। धन्यवाद।